गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। जैसे ही ना बच्चे पैदा होते हैं उनकी तैयारी शुरू की जाती है कि बड़े होके उन्होंने ये बनना है, ये बनना है। पहले से हम लोग सोच लेते हैं कि हमारे बच्चों को हम ये बनाएंगे। हम इसलिए ये बात सोचते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है ना वो भरपूर हो, सुकून से गुज़रे, आराम से गुज़रे। अब अगर हम उनकी तरबियत में, उनकी पढ़ाई में मेहनत करते हैं एज़ पेरेंट्स, और हमें बचपन से ही कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है, कहाँ उसको मुश्किलों से लाइनों में खड़े हो के रजिस्ट्रेशंस कराते हैं, ये स्कूल अच्छा है, रिसर्च करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो ट्यूशन्स और न जाने किधर किधर हम उसकी बेहतरी के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके बेहतर फ्यूचर के लिए उसकी बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। और फ्यूचर बेहतर क्या है? बेहतर फ्यूचर की डेफिनेशन अगर एक आम इंसान से पूछें तो है अच्छी नौकरी, अच्छा ससुराल। मतलब लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे माशरे में लड़कों के लिए अच्छी नौकरी, घर, गाड़ी। एक मिडिल क्लास इंसान यही सोचता है कि वो ज़रूरियात जो उसकी हैं वो पूरी हों। फिर थोड़ा सा अपर उसमें ग्रेड लोगों में आते हैं तो इन द सेंस नेसेसिटी के अलावा, अच्छा जी साल में एक दफ़ा वेकेशन पे जा सकते हैं या 3 साल में एक दफ़ा वेकेशन पे जा सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर ही जा सकते हैं, पाकिस्तान के बाहर 3 साल में एक दफ़ा चले जाएं। तो सबके अपने अपने पैमाने होते हैं सक्सेस के। प्लॉट ले लिया, घर बना लिया, बिज़नेस में पैसे डाल लिए, इन्वेस्ट कर लिए, ये इंसान की चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। और अगर लड़कियों के लिए आप देखें तो लड़कियों के पेरेंट्स सोचते हैं अच्छा पढ़ा लिखा दिया, किचन के काम सिखा दिए, घरदारी, समझदारी, अच्छी तरबियत, अपने आप को कैसे, अपने कैरेक्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। क्योंकि एक अच्छे घर जाना है, अच्छे घर का रिश्ता आए, अच्छी जगह से रिश्ता आए, उसके तरीके में, उसके बोलने में, चालने में वो सारी सलीकामंदी नज़र आए जो कि एक अच्छी बीवी, अच्छी लड़की में चाहिए होती। तो हम अपने बच्चों की परवरिश उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी पाए। सारा पेरेंट, हर पेरेंट ये सोचता है। लेकिन जब शादी होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़की चने ना चबाए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल सास गड़बड़ है, अगर सास अच्छी है तो मियाँ, वो कहते हैं ना कि ये मेरा पूरा ससुराल समा गया है मेरे मियाँ में। मेरी सास तो बहुत अच्छी, मेरी नंद तो बहुत अच्छी, लेकिन मियाँ कम नहीं है। अगर मियाँ अच्छा है तो कभी सास से फड्डा, कभी नंद से फड्डा, कभी जेठानी की कोई बात ज़्यादा खटकती है। सो जब भी आप दूसरे घर जाती हैं, मैं ख़वातीन के बारे में बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पुलिस रात से गुज़र के ना आगे बढ़े, आप अंगारों पे चल के ना आगे बढ़ें। ये सबको किसी न किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सब चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं। कभी बाकी सब चीज़ अच्छा है लेकिन ख़र्चा नहीं पूरा पड़ता, वो जो ख्वाहिशात आपकी ज़िंदगी को लेके थी वो नहीं पूरी होती। तो आज कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं हम। ये जो चने चबाने वाला टाइम पीरियड है, इसको कैसे गुजारना है, अम्मियाँ बताने की कोशिश करती हैं, मगर अम्मियों के एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी का ही होता है ना। हमारे पास आज जो एक्सपर्ट्स होंगे उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग लोगों को लेकर हैं। तो वो आपको वो जो टाइम पीरियड है चने चबाने वाला, मैं चाह रही हूँ कि वो आपको ऐसा कुछ कार्व कर दें कि चने जो हैं वो ज़्यादा गले हुए हों, बहुत सख्त ना हो। सख्त चबाने में ज़रा टाइम लगता है ना, तो अगर चने गले हुए होंगे आराम से चब भी जाएंगे, निकले भी जाएंगे। और इसी तरह ये टाइम पीरियड चुटकी बजाते ही निकल जाएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ टाइम पीरियड चने चबाने वाला गुजारने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज का प्रोग्राम का नाम बेसिकली होना चाहिए था वो वक्त जब हमने चने चबाए। सो मैंने आपको बताया जैसे कि हमारा आज का टॉपिक ये है कि जब आप ज़िंदगी में सेटल होने जा रहे होते हैं तो सेटलमेंट में ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लगता है। और वो सेटलमेंट वाला जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, किसी का 6 महीने होता है, किसी का 2 साल होता है, किसी का 10 साल भी होता है। उसमें आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि उस टाइम पीरियड में आपने चने ना चबाए हों। चाहे आपका घर का कोई भी ऐसा फ़र्द हो, वो आपको हर टाइम देता है।
लेकिन उस हार्ड टाइम को किस तरह बर्दाश्त करके आगे निकल जाना चाहिए, या आपको क्या क्या डिसीजंस लेने चाहिए जो फिर बाद में आप सोचते हैं खुदा मैंने ये किया होता तो मैं बच जाती, मैंने ये किया होता तो मैं बच जाती। उसके लिए हमारे पास दो ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने प्रोफेशनल ज़ाहिर है वो सारी एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं कि वो टाइम पीरियड जो चने चबाने वाला है, लोहे के चने चबाने वाला है, वो कैसे निकल जाए स्मूथली। सो मेरे पास डॉक्टर नीलम नाज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ज़ाहिर है इन्होंने तो पढ़ा है, ये तो बताएंगी। आजकल हम बड़े बुजुर्गों से पटिया नहीं पढ़ाना पूछते, हम डॉक्टर से पूछते हैं। और सीधी सादी सी साहिबा हैं बेचारी, उनको क्या पता होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं और ऑब्जर्वेंट है, खामोश रहती हैं, लेकिन ज़रा देखती रहती हैं कि किसका क्या हो रहा है और किस तरह इन्होंने चुप साधा है और वो चने चबाने वाला, लोहे के चने चबाने वाला टाइम स्मूथली निकाला है। उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपको हज की मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और मुझे ये जो सामने आपके इतनी खिड़कियाँ खुली हुई हैं ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है। हाँ ना, इन खिड़कियों में बेसिकली अलग अलग सालों के लोग हैं जिनकी शादी को 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, 6 साल हुए, 6 महीने हुए हैं। ये जो शुरू का टाइम है ये मुश्किल होता है ना जी। इधर आपके पास एजुकेशन है और इधर आपके पास एक्सपीरियंस है। 25 साल का माशाल्लाह माशाल्लाह, और इधर 22 साल का। हाँ। जो पूछे क्या पूछना है हम लोगों से। हम लोगों से पूछे क्या पूछना है। हाँ। मुश्किल आपसे अगर मैं पूछूं, मुश्किल साल, मुश्किल महीने कितने थे? एडजस्ट होने में कितना टाइम लगा? स्टार्ट के महीने मुश्किल थे, उसके बाद मुझे आदत हो गई। मेरे तो 2 साल बहुत टफ थे। खैर मेरे तो अभी भी टफ है, 22 साल ही टफ है। हम तो आदी हो गए, वही वाली बात है। नहीं, वैसे सीरियसली ये तो मजाक था। शुरू के ज़ाहिर है कुछ 1 साल जो था वो थोड़ा सा टफ था, क्योंकि ज़ाहिर है एक अपने घर के माहौल से निकल के आपकी दूसरे के घर में जाना, उनकी क्या उनकी मतलब रहने का अंदाज़ क्या है, उनके बात करने का अंदाज़ क्या है, उनके रूल्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो करना। और हाँ। फिर वो बिल्कुल मतलब हवेलियाँ से थे, गांव से थे, पिंडी में रहते थे और मैं लाहौर से। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा मुश्किल। उनकी जैसे अब सुबह जैसे कि शादी के अगले ही दिन तो उनकी एक रस्म होती है कि रोटियां पकानी हैं, 7 रोटियां, पराठे बनाने हैं और वो मियाँ को ही खिलाने हैं। तो मुझे तो आते नहीं थे बिल्कुल भी। तो वो मेरी सास, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो कल उनकी बरसी थी, तो वो उन्होंने मुझे हेल्प की बनाने में, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी रोटी बनानी। तो वो फिर मतलब ये जो गाड़ी है वो 4 पहियों से चलती है। वो कहते हैं ना 2 पहियों से नहीं, 4 पहियों से। हाँ। एक तो मियाँ बीवी का होता ही है। हाँ। पीछे एक मियाँ की फैमिली। हाँ। और एक बीवी की फैमिली। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा सब मिसाल देते हैं कि जी 2 पहिए नहीं, 4 पहिए भाई। हाँ। चारों को मतलब एक दूसरे को समझना पड़ता है। हाँ। एक दूसरे को मैनेज करना पड़ता है और एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब चारों करना पड़ता है। सीरियसली ये बात आपने बहुत अच्छी की कि 2 पहिए नहीं, 4 पहिए हैं। यानी कि मैं सिर्फ अपना नहीं बताऊंगी कि मैंने कंप्रोमाइज़ किया, नहीं भाई। हाँ, उन्होंने भी अपनी साइड पे किया होगा। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और इस तरह मेरे साथ भी यही है कि ज़ाहिर है जब हम यंग होते हैं हम बहुत बेवकूफ़ होते हैं, हम बहुत छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बना लेते हैं। बहुत। सो जैसे अगर मैं कहूँगी कि 2 साल टाइम जो है बहुत मुश्किल, 2 साल के बाद एक स्मूथली गाड़ी चलने लगी, आदत भी हो गई और थोड़ी समझ भी खुद भी आई कि ये तो इतनी छोटी बात है, इसको क्यों इशू बनाया। सो हर किसी का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है और उसमें उसको वो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। कभी कभार आपको लगता है आप कहाँ फंस गए, आपकी ज़िंदगी का क्या हाल हो गया। ज़ाहिर है अम्मा के घर सोना मतलब कोई ऐसी पाबंदियाँ नहीं, और अगर अम्मा चीख भी रही उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, कोई टेंशन नहीं। सबके घरों की अलग अलग कहानियाँ होती हैं। तो अब हम अगर आपसे मैं पूछती हूँ, आपके पास अलग अलग केसेस आते होंगे, स्पेशली क्या न्यूली वेड्स आते हैं
ओके अगर निदा में मैरिटल काउंसलिंग, ठीक है, मैंने जैसे ही सुना कि आपका ये टॉपिक है तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी टू कम, क्योंकि नई शादी पे जितनी बात की जाए कि उसको किस तरह लेकर चलना है उतना काम है, क्योंकि जब जो कपल है वो स्ट्रांग होगा तभी वो आगे पेरेंट्स अच्छे बन सकते हैं, राइट। वो आपकी बुनियाद है, अच्छी मैरिज आपकी आगे की पूरी फैमिली की बुनियाद है। सो निदा होता ये है कि मसले क्यों आते हैं, राइट। ये जो हम बात कर रहे हैं कि एडजस्ट करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, इतने भारी भारी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये होता इस वजह से है कि जो शादी का कॉन्सेप्ट है, हम बच्चियों को एक अलग कॉन्सेप्ट देते हैं और बच्चों को, मेल्स को एक अलग कॉन्सेप्ट देते हैं। आप देखेंगे कि बचपन से ही अगर हम बात करें, लड़कों को हम कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी बीवी तुम्हें संभाल लेगी, ये आएगी तुम्हारा ये ख्याल कर देगी, तुम्हें कंफर्टेबल कर देगी। और लड़कियों की जब हम शादी की बात करते हैं तो हम कहते हैं सारी ख्वाहिशात शादी के बाद पूरी करना, घूमने जाना है शादी के बाद पूरी करना। अब दोनों के जहन में शादी की पिक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। उस शादी में एंटर होते हुए उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी तवक्कुआत बहुत मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से वो जो मुश्किल जो हम कह रहे हैं वक्त आता है, और जब वो शादी में एंटर होते हैं दोनों ही, तब उनको होता है यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने तो इतनी प्लानिंग की थी, मैंने तो सारी लड़कियां जो होती हैं वुमन तौर पे कि मैंने तो ये फैंटेसीज थी मेरी कि हम यहाँ जाएंगे, हम रोज़ घूमेंगे, हम बाहर जाएंगे, जो सारी पाबंदियाँ मेरे घर वालों के साथ ही मुझे आज़ादी मिलेगी। और लड़का ये कहता है कि यार मैं तो चाहता था मेरा कोई जिम्मेदारी में साथ दे, मैं तो चाहता था कि कोई सीरियस हो मेरे साथ, मेरी जिम्मेदारियों को निभाए, मेरे बर्डन्स को शेयर करे। वहाँ पर क्लैश आना शुरू होता है, क्योंकि गलत दोनों की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरी ज़रूरियात पहले पूरी हो, उसको तरजीह दी जाए, और वो छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो क्लैशेस आना शुरू होते हैं। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट 2 पीरियड्स हैं साइकोलॉजी के हिसाब से भी बहुत अहम होते हैं, क्योंकि आप एक अननोन जगह पर हैं और लाशऊरी तौर पे हमारे जहन को अनसर्टनिटी नहीं पसंद। आप मुझे जितना ज़्यादा बता देंगे ये होने वाला है, ये होने वाला है, कल आप ये करेंगे, परसों ये होगा, मैं उतनी ज़्यादा पुरसुकून होंगी। लेकिन एक नया माहौल, और देखें अगर हम जॉब चेंज की बात करते हैं, अगर आप किसी भी या शहर चेंज करने की बात करते हैं, वहाँ पर भी घबराहट होती है हमें कि यार मैं नई जगह पर कैसे एडजस्ट करूँगी। यहाँ तो आप एक शख्स को, एक पौधा जो एक घना पौधा बन चुका है या दरख्त बनने के उसमें, आप उसको अपरूट कर कर एक नई जगह पे दोबारा डालने जा रहे हैं। तो वो डेफिनेटली एक स्ट्रगल पीरियड तो होता ही है कि जब तक आप उनको समझते हैं और वो आपको समझते हैं कि आपका नेचर कैसा है, उसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर। तो ये जो टाइम पीरियड है बेसिकली एक दूसरे को समझने का, एडजस्टमेंट का टाइम होता है, क्योंकि जो हमें हमारे अंदर हमारी माओ ने, हमारे पेरेंट्स ने बावर कराया होता है कि ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कि हमने कभी सोचा ही नहीं इस बात को कि हमारे अंदर ये डाली हुई होती हैं चीज़ें दिमाग में कि ये हमारी फ्यूचर होगा। एग्जैक्टली। हाँ निदा, आप कह रही हैं कि वैसे तो साल लगा, 2 साल लगे, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी लग जाती है एडजस्ट करने में, समझने में ना पूरी ज़िंदगी लग जाती है। लेकिन फिर हमें आदत भी हो जाती है। देखो अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि अब्बू ने कहा यार रहने आ जाओ, नहीं दिल चाहता रहने जाने का, मतलब ये तो 22 साल की बात करी हूँ, 5-6 साल पहले, मतलब लाइक जब शादी को 5-6 साल ही हो गए थे, 2 बच्चे ही हो गए थे, तो अगर बहनें कहती थी चलो आओ यार जगह करने आओ, तो नहीं यार कैसे, पहले हम तड़पते थे कि रहने जाएं अपनी ये घर या मौका मिले। लेकिन फिर जब हमें इतनी आदत हो जाती है अपनी हर चीज़ की, उसके बाद अम्मी भी रिक्वेस्टें करी होती हैं, आ जाओ बच्चों तरस गए, रहने आ जाओ, तो ये हर किसी के साथ होता है। पेरेंट्स समझते हैं पता नहीं कि मियाँ नहीं आने देते, वो खुद दिल नहीं चाहता कि अपनी वो इतने काम और इतनी इस तरह घिरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि वो लगता ही नहीं कि उसमें से निकल सकेंगे कुछ। तो फिर एक दूसरे की आदत भी हो जाती है। फिर अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी कभार होता है ना, जब यासिर जो है कभी कभार इतना बिजी होता है कि उसको टाइम ही नहीं होता, सुबह मैं निकल जाती हूँ, फिर रात को वो देर से आता है, तो हम लोग कितने दिन शक्ल नहीं देखते। कभी ऐसे दिन होते हैं कि ज़ाहिर एज डायरेक्टर जो है वो कभी फारिग भी होता है, तो जब वो फारिग वाले दिन होते हैं ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ये तो यहाँ मेल क्यों है, यहाँ ये क्यों है, हर बात में इंटरफेरेंस। तो मैं कहती हूँ इसका काम कब शुरू होगा। लेकिन मैं कभी भी किसी हाल में खुश नहीं, फिर मैं मिस करने लगती हूँ यार जब वो बिजी हो गए, और
तो दिन हो गए देखे हुए। सो वो आदत हो जाती है आपको एक दूसरे की, चाहे आप एक दूसरे से अभी तक कंफर्ट लेवल हो गया है ना कि कभी कभार हम हटो लिहाफ मुझे दो, तुमने ज्यादा ले लिया, हम इस बात पे भी लड़ रहे होते हैं। तुमने तुमने और एसी चल रहा था, ठंड लग रही थी रात को, पूरा लिहाफ तुमने ले लिया। बच्चों की तरह भी हम लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। सो हम एक दूसरे की आदत हो जाती है एक सर्टेन एज में जाकर, एक सर्टेन टाइम पीरियड गुजारने के बाद। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि भाई इनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज थी, या हम पहले अपनी डिफ़िकल्टीज से शुरू करें, क्या कहती हैं? मेरा ख्याल है पहले इनसे पूछ लिया शुरू जाए करते हैं, हाँ। ताकि हमें भी पता चले कि क्या इनको क्या हुई थी, फिर हमें भी याद आ जाएंगी। तो हम 1 साल वालों से शुरू करते हैं, आपसे शुरू करते हैं। निदा, निदा कौन है? निदा। आप निदा जी। चलिए, निदा को 1 साल हुआ है। 1 साल। हाँ, तो अब देखते हैं कि ये क्या है। मेरी शादी को 1 साल हुआ है और लव मैरिज हुई है मेरी। ओहो। लेकिन ससुराल वाले जो है इस मैच पर बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे, अच्छा। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे इस शादी को लेकर। बट फिर मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने जो है बहुत पहले तो मनाने की कोशिश की, नहीं मान रहे, फिर धमकियों पर वो आ गए। उन्होंने फिर धमकियां देना शुरू कर, मेरे हस्बैंड अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को। फिर वो धमकियां यही नहीं कि मैं ये कर लूँगा, आपको पता है कि अपर लेवल की धमकियां देना शुरू कर दी। फिर मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। जाहिर सी बात है वो माँ बाप हैं, औलाद के आगे उन्हें घुटने टेकने ही पड़ गए। फिर ऐसा हुआ कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया उनसे, लेकिन जाहिर सी बात है लव है मेरा, तो उन्होंने पहले से ही मुझे गाइड कर दिया था कि देखें ये हमारी वजह से राज़ी हुए हैं, तो ऐसा है कि अब आपने इनका दिल जीतना है। तो मैंने कहा ठीक है, वो बात थी, मैंने गिरह बांध ली कि भाई मेरे हस्बैंड का है सर आँखों पे हुक्म। तो मैंने वो बात गिरह बांध ली, बस ऐसा ही हुआ, शादी हो गई हमारी। शादी के बाद जो है मैं शादी से पहले मैं अपने घर में लेट उठती थी, लेकिन जाहिर सी बात है अब शादी हो गई है तो अब शौहर ने भी कहा हुआ है कि भाई दिल जीतना है, तो उसके लिए क्या है अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ रहा है कि भाई सबका ख्याल रखना है। अच्छा, फैमिली थोड़ी बड़ी है, घर में सबसे बड़े मेरे हस्बैंड हैं, फिर एक सिस्टर हैं जिनकी शादी हुई है, फिर 2 देवर हैं और 1 नंद है, ठीक है। तो 1 नंद की शादी हुई हुई है, यानी इनसे पहले हो चुकी थी। अब ऐसा हुआ कि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने बताया हुआ था मैं सारे घर के काम कर रही हूँ, टाइम पे उठ रही हूँ, फिर भी जो है वो ना खुश हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं मुझे उस टाइम में। पहले एक्सेप्ट नहीं किया तो टफ टाइम दे रहे हैं। टफ टाइम, बिल्कुल बिल्कुल टफ टाइम दे रहे हैं। तो बस अब मसले का हल मेरे लिए यही है कि भाई मैं और मज़ीद से मज़ीद क्या उनके लिए करूं जो कि मैं उन्हें अपना कर सकूं, ये चीज़ है। और फिर एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था, सर में मेरे शदीद दर्द था, तो मेरी खलिया सास आई, मैं रेस्ट के लिए अपने रूम में चली गई। मेरी खलिया सास आती हैं क्योंकि मेरी सास को तो इशू चाहिए ना, कुछ ना कुछ करने के लिए, मेरे ऊपर ब्लेम देने के लिए कि ये नहीं करती, ये वो नहीं करती। और हस्बैंड शो देख रही हैं हाँ सॉरी चल। तो उन्होंने जो है रूम में, यानी मेरे हस्बैंड को भी कॉल करके उस टाइम पे बुला लिया दिखाने के लिए कि आपकी बीवी तो आराम कर रही हैं, यहाँ पे इनकी खलिया सास आई हैं, तो देखो किचन में मैं गई हूँ, खातिर तवाज़ु कर रही हूँ, उनकी मेहमान नवाजी कर रही हूँ। तो बस यही बात है कि मैं उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकी। मेरे जो हस्बैंड ने, बेशक मेरी लव मैरिज हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं खाला सास वाला क्या हुआ? वो तो खाला सास वाला तो यही हुआ ना कि मेरे हस्बैंड को उन्होंने कॉल करके बुलाया दिखाने के लिए कि यानी घर में गेस्ट आए हुए हैं और आपकी महारानी जो है वो रूम से बाहर नहीं आ रही हैं। वो ये नहीं बता रही हैं कि इनके सर में दर्द है, तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, तो रेस्ट करेंगे। लेकिन उन्हें मुझे थोड़ा सा इज्जत नहीं देनी थी, बेइज्जत करना था खलिया सास के रिश्तेदारों के सामने भी कि भाई ये जो है हमारी बहू ऐसी हैं और वैसी सर में दर्द हो गया मेरा, ऊपर देख देख के पता नहीं टीम ने क्यों बना दिया वो अजीब, मेरा दिमाग घूम गया ऊपर देखने से क्योंकि लाइट्स आंखों में पड़ रही हैं एकदम। अच्छा, फिर तो बस मैं अब मसले का हल ही तलाश कर रही हूँ कि ये किस तरह से हल होगा, मैं किस तरह और मज़ीद उनका दिल जीत पाऊँ। चलें भाई, इनको दिल जीतने की पट्टियाँ पढ़ाएं। पहले मुझे बताइएगा आपका 1 साल के बाद हस्बैंड से कनेक्शन कैसा है, आप दोनों का आपस में रिश्ता कैसा है? आपस में बस 50-50 है, कभी मेरी कभी वालदा की। आई थिंक हम अगेन ख़वातीन के हवाले से और उनको जो मसाइल होते हैं शादी के बाद उस पर बहुत बात करते हैं, लेकिन निदा जो एक लड़के का ट्रांजिशन होता है ना कि वो बेटा, उस बेटे के बाद वो किसी का शौहर हो जाता है और उसको पूरी ज़िंदगी बैलेंस करना ही पड़ता है, राइट। वो अगर एक ही साइड लेगा
सही भी वो साइड ले रहा होगा तो दूसरे वाले जो उन्होंने नाराज़ होना ही होना है। तो आई थिंक ये उनके लिए भी काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है और एंजाइटी में मुब्तला हो जाता है कि भाई ये क्या रोज़ की चिक चिक। अब वो क्योंकि उनके लिए तो जीत थी कि घर वालों को मना लिया, लेकिन मुझे लगता है कि लव मैरिजेस में आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर भी होना चाहिए कि आप किस कंडीशन पे अपनी शादी करवा रहे हैं। देखिए आप लोग को शायद लगता होगा कि बस अब सारे मसले हल हो गए, दोनों घर वाले मान गए हैं, लेकिन वो आपकी जंग का आगाज़ था, वहाँ से तो अच्छा challenges- बिल्कुल डॉक्टर नीलम, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर जो मेरी ज़ाहिर ऑब्जर्वेशन है, पूरी ज़िंदगी इतनी गुजारी है, इतने सारे लोग यहाँ आते जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है जब लव मैरिज होती है ना, देखें आपस में मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी शादी से पहले ही होती है। अब अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में डेवलप करनी है? सास नंद, जो भी उस घर में लोग रहते हैं, उनके बीच में डेवलप करनी है। सो वो जो हम अरेंज मैरिजेस में कहते हैं ना कि लड़का लड़की को अकेला छोड़ो, उनको थोड़ा सा टाइम दो एडजस्ट होने में, ये ऑलरेडी एडजस्ट हैं दोनों। इनकी आपस में माशाल्लाह अफेयर वगैरह रहा है, तो इनको पता है एक दूसरे की नेचर का। इन्होंने अपना जो टाइम इन्वेस्ट करना है एज बहू, वो करना है ससुराल में। जो शादी के शुरू के दिन है ना, उसमें इनको वहाँ अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इनको अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बजाय इसके कि अपने मियाँ के साथ घूमने फिरने जा रही हैं, जो कि वो बाद में भी जा सकती हैं अगर घर का माहौल अच्छा रहे, वरना बनी बनाई बात भी ख़राब हो जाती है। सो इनको अपनी सास को वो टाइम देना चाहिए, इनको अपने सास के साथ वो दोस्ताना बनाना चाहिए, उनका दिल वाकई जीतना पड़ेगा। और ऐसा इंसान की नेचर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसके साथ मोहब्बत से और उसके साथ प्यार से और उसके साथ सच्चे दिल से पेश आओ तो वो पिघले ना। मेन चीज़ कौन है? सास इनकी ज़िंदगी में। अब देखिए ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं कि अब जैसे मेरी सास थी, तो हम गाड़ी में जब बैठते थे तो मैं उनको रैम्बो साहब के साथ आगे बिठाती थी, मैं पीछे बैठ जाती थी। तो बस इतनी सी बात होती हाँ। थी कि आप समझो कि आप बीवी नहीं हो। हाँ। वो उनका कपल है। Exactly। माँ, जो माँ बेटा है ना, वो इस तरह होते हैं कि जैसे कि कोई एक दूसरे के बहुत ही प्यार होता है। और औरत की फितरत में जेलसी होती है, चाहे जो भी, चाहे वो माँ हो, और अगर माँ को आपने कोई भी थोड़ी हो, सी बेटी इज्जत हो। दे दी, हाँ। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मेरी नई नई शादी थी तो मेरी मदर इन लॉ, मैं कहती थी आगे बैठे, वो नहीं बैठती थी। तो ये अदा मुझे उनकी अच्छी लगती थी कि मैंने उनको ऑफर की है फिर भी नहीं। लेकिन जब वो बीमार हो गई, मेरी शादी को कुछ साल हो गए, तो मैं उनको ज़बरदस्ती करके आगे बैठाती थी कि वो लेग रूम ज़्यादा होता है तो उनको कंफर्ट लेवल ले। लेकिन मुझे हमेशा से ये बात याद है कि मैंने उन्हें ऑफ़र की कि आप प्लीज़ आगे बैठे, आप प्लीज़ आगे बैठे, क्योंकि इस चीज़ से क्या है, यंग लड़कियों का दिल होता है कि हम मियाँ के साथ आगे बैठ के जाएं, हम अकेले बैठ के जाएं। पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अगर मियाँ के कानों में आपके बीवी के लिए अच्छी बातें इंड्यूस होंगी घर वालों की तरफ से, आपकी अपनी ज़िंदगी बेहतर होगी। अगर वो इंड्यूस करती रहेंगी तुम्हारी बीवी ऐसी, तुम्हारी बीवी ऐसी, तो मतलब तुम्हारी बीवी की नेचर ऐसी, आपके मियाँ आपके साथ भी होंगे, लव मैरिज भी होगी ना, आप उनको बुरी लगने लगेंगी। क्योंकि दिमाग में उनकी माँ, जो कि उनकी पहली मोहब्बत है, जिंदगी में आते पहले ही माँ मिली है, वो माँ आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं स्लो पॉइजनिंग होती रहती है, आहिस्ता 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 आप भी जहर लगने लगेंगी। हाँ। सो अगर आपकी लव मैरिज है, मुझे तो लगता है ये इनको अपनी कुछ वाकई सास को शीशे में उतारना है किसी तरह। हाँ, और ये लव मैरिज में ना लड़की को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं और लड़के को भी लड़की से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बिल्कुल। लेकिन जो घर वाले होते हैं उनकी नज़रें यूँ होती हैं कि अभी कोई गलती करे और करे और पकड़ा जाए। हाँ, वो उनकी वरना ऐसा अरेंज मैरिज में नहीं होता। वो कहते हैं कि ज़रा हम अपने हिसाब किताब से कर लेंगे, उसमें थोड़ा मार्जिन होता है। एक छोटा सा लेकिन ब्रेक love ले रहे marriage हैं, में नहीं ब्रेक के होता। बाद हम वापस आएंगे और फिर हम देखेंगे कि इनको बेसिकली, अभी मैंने 2-4 पॉइंट्स बताए हैं, अभी आप दोनों ज़रा मशवरे दे दीजिएगा कि इनको क्या करना चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज कुछ मशवरे हैं उस टफ़ टाइम को गुजारने का सुकून से, और कुछ ऐसी बातें जो आपको गिरा में बांधनी, ताकि आपका वो टाइम जो कि एक टफ़ टाइम होता है एडजस्ट करने का, जैसे आप कभी कभार लोगों से हनीमून पीरियड कहते हैं, लेकिन हनीमून पीरियड तो जो अच्छा वाला टाइम है वो हुआ, एक गड़बड़ टाइम भी आता है हनीमून पीरियड के बाद। हम उस टाइम की बात करें जब आपको लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। सो मैंने तो मशवरा दे दिया कि भाई अगर इनकी लव मैरिज है
तो इनको चाहिए कि इस वक्त सारा फोकस वो ससुराल में करें, सास पे करें, उनको कैसे इम्प्रेस करना है, उनको कैसे खुश करना है, उनसे कैसे दोस्ती करनी है, उस पर ये टाइम स्पेंड करें। आप दोनों क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए कि मियाँ के दिल का रास्ता वो कहते हैं ना कि वो खाने से होता है, नहीं नहीं भाई उसके घर वालों से होता है। मैं सही कह रही हूँ। आप घर वालों को काबू करें, क्योंकि मियाँ तो निकलना ही है हाथ से। आप घर वालों को काबू करें तो मियाँ खुद ही हाथ में आ जाएगा। कितने सारे झगड़े जो है ना, हाँ। घर वाले सुलझाते हैं। हाँ, अगर बिल्कुल। मियाँ कहीं और किसी और लड़की में इंटरेस्टेड भी है तो बिल्कुल। अम्मा उसको ऐसे पकड़ती है ना गुद्दी से। हाँ। अगर आपकी ससुराल वालों से बनती है तो इतनी कोई ज़बरदस्त तरीके से वो मियाँ जो है काबू में रह जाता हाँ, है। और ये जो ससुराल वाले हैं, ख़ास तौर पे सास ससुर दोनों, हाँ। नंद भी, उनको अपना वोट बना लें। हाँ। अब वो कैसे बनाना है आपने, वो आप खुद जानती हैं, औरत को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये कितनी अच्छी बात की कि उनको अपना वोट बना लें। हाँ, ताकि जब मियाँ थोड़ा सा भी कोई मतलब ऐसी कोई बात हो, क्योंकि मियाँ बीवी में तो झगड़ा होता रहता है, तो आपकी साइड पे लोग ज़्यादा हों, क्योंकि ससुराल में आपके अम्मी अबू तो नहीं होंगे ना, आपके सास ससुर होंगे। तो आपकी साइड उस वक्त जो मैनेज करना है, जो सुलह करवानी है, वो आपके सास ससुर ने करवानी है, और वो फिर आपकी साइड लेकर करवाएं, ये कोशिश करें। बिल्कुल जी। आप लोगों की बात पे ही थोड़ी सी वजाहत और करूँगी। देखें, जब ये बात कर रही थी कि उनके पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, ज़्यादातर ना मानना पेरेंट्स का लव मैरिज के लिए यही होता है, क्योंकि उनको डर होता है कि वो अपना बेटा खो देंगे, राइट, कि वो हमसे कनेक्टेड नहीं रहेगा, वो हमारी बात नहीं मानेगा, पता नहीं नई लड़की आकर पहले से अंडरस्टैंडिंग है इनकी, वो उसको लेकर चली जाएगी। तो आपने सिर्फ उनकी उस फियर को एड्रेस करना है, राइट। अब जब आप आ चुकी हैं, वो आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे इसलिए वो इतनी नज़रसानी किए हुए हैं क्योंकि उनको यही है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए। इतनी बड़ी चीज़ जब हमने एक्सेप्ट कर ली है तो अब इसको भी हमारे तरीके से रहना चाहिए। बेसिकली अना का प्रॉब्लम है, राइट। तो आप झुक जाएं, आप उसको, अगर आप लड़ना भी चाहती हैं, ठीक है, अगर आप अलग भी होना चाहती हैं, वो सब कर सकती हैं, प्रेशर करवा के वो आप सब करवा सकती हैं, लेकिन उसका हल क्या है? आपकी ज़िंदगी मुश्किल में आ रही है, राइट। तो आप प्लीज़ पिक एंड चूज़ करें कि कौन से मसलों पे आपने अग्री करना है कि इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं इसको जाने दूंगी, और कौन सी चीज़ें आपकी वैल्यूज़ पे आ रही हैं कि नहीं, देखें ये तो गलत बात है। अक्सर ये भी होता है, ससुराल वाले वो कहानियाँ करते हैं, वो जान करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर आप अपना कनेक्शन, अपनी कम्युनिकेशन अपने हस्बैंड से मजबूत ज़रूर रखें, लेकिन अपना एफ़र्ट ना छोड़ें। और जितना आप एफ़र्ट दिखाएंगे चेंज होने के लिए कि देखिए मैं तो ये भी कर रही हूँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ, एफ़र्ट का नतीजा हमेशा अच्छा आता है। बच्चों को भी हम ये कहते हैं ना कि पढ़ाई में मेहनत करो, मेहनत करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। यहाँ पर भी यही चीज़ है कि उस घर को बनाने के लिए थोड़ा सा एफ़र्ट करें, चीज़ें थोड़ी सी स्टेबलाइज होने लगेंगी इवेंचुअली। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अब हम चल रहे हैं कहाँ? फातिमा की तरफ। फातिमा के कितने अरसा हुआ है? फातिमा 2 साल, 2 साल हो गए। चलो बताओ क्या है मसला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फातिमा, आप पढ़ चुकी हैं। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड की और मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी शादी से पहले कि ठीक है मैं जॉब करूँगी, शादी से पहले मैं जॉब करती रही हूँ। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है और तो मेरी जो सास हैं उनकी ये ख्वाहिश होती जा रही है पोते की, जबकि मेरे और मेरे हस्बैंड की ये अंडरस्टैंडिंग भी थी कि हम तकरीबन 3 से 4 साल बाद अपनी फैमिली प्लान करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अब मुझे रोज़ सुनने को पड़ता है कि पोते की पोता, इस वजह से डिस्टर्ब भी मैं बहुत ज़्यादा रहती हूँ। लेकिन अब जो है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो वो जो ख्वाहिश है वो मुझ तक तानों के ज़रिए पहुँच रही है। तो इस वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी अब मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में भी हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता मेरे हस्बैंड भी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका बिहेवियर अब चेंज हो रहा है। वो मुझे ये कहते हैं कि ठीक है अम्मी गलत तो नहीं कह रही, अगर ठीक है जॉब छोड़ दो, लेकिन मुझे पता है इस वक्त जिस तरह के फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं और मेरे हस्बैंड की बच्चा पैदा करने की उन्होंने कहा है, तो उससे जॉब छोड़ने का क्या ताल्लुक? सिर्फ मैं ये, उनको मेरी जॉब से भी इशू है और वो ये चाह रही है कि ठीक है अब शादी हो गई, अब घर में बैठो और अपनी फैमिली आगे बढ़ाओ। जबकि मेरे और हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम जॉब करेंगे मिलके, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सैलरी इतनी नहीं है इस वक्त और मुझे पता है आजकल जिस तरह की महंगाई चल रही है तो करनी तो है जॉब। अब मैंने बेबी अगर प्लान हम कर भी लेते हैं तो उसके फ्यूचर का भी तो हमें सोचना है।
तो इस वजह से फिर अब मेरे हस्बैंड का आहिस्ता आहिस्ता अब माइंड चेंज हो रहा है। अब वो भी यही चाह रहे हैं कि ठीक है छोड़ दो जॉब, अम्मी कह रही हैं छोड़ दो जॉब, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। जी, ये है मसला। अच्छा, मुझे लगता है कि एक एज होती है अपनी फैमिली बनाने की, बच्चे पैदा करने की, तो उस सही एज आपकी यही है, इसमें आपको अपनी फैमिली प्लान करनी चाहिए और कुछ तवक्कल अल्लाह पे भी करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा आ रहा है, कोई रूह आ रही है इस दुनिया में, तो अल्लाह भी तो है, उसने उसका रिज़्क लिखा होगा। तो आपको चाहिए कि आप मियाँ को भी खुश करें, आप सास को भी खुश करें। हाँ, अगर ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे तो फिर वो मियाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें फिर अगर वो सास आपकी लालची होती तो वो कहती नहीं नहीं जॉब ना छोड़ो और बच्चा भी पैदा करो। वो लालची नहीं है, उन्हें आपके पैसे नहीं चाहिए, उन्हें अपनी फैमिली चाहिए, अपने बेटे की आगे नस्ल चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, जब इस वक्त हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब हम आप खुद बुज़ुर्ग बनेंगी तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इतनी एक चाह, एक ख्वाहिश होती है अपनी बेटी या बेटा कि उसकी औलाद हो। और बुज़ुर्गों को क्या होता है, पता नहीं हमें देखना नसीब होगा कि नहीं। उनको जो जल्दी मची होती है ना, वो इसलिए होती है, पता नहीं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, क्या पता हम वो देख सकेंगे। तो अगर आप उसे पॉजिटिव लें, वो आपको कोई टीज़ करने के लिए ये नहीं कह रही, वो इसीलिए कह रही क्योंकि बहुत सारे लोग जब बहुत डिले करते हैं तो बाद में फिर उनको ये प्रॉब्लम होती है कि औलाद होती नहीं है। सो अगर आपका 4 साल की प्लानिंग थी, देखें प्लानिंग तो इंसान करता ही है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि कैसे वक्त की और ज़रूरियात के हिसाब से वो प्लानिंग तब्दील भी हो जाती है। आप सोचते कुछ है, होता कुछ है। सो आप कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है कि जब तक बच्चा नहीं होता आप उनको बोलें कि भाई जब तक मेरा बच्चा नहीं हो रहा और प्रेगनेंसी है या जो भी है, तब तक मैं जॉब कंटिन्यू करती हूँ कि बोरियत ना हो, मेरा टाइम पास हो जाए, बजाय घर में बैठूँ। क्योंकि जॉब का और बच्चा पैदा करने का कोई एक साथ ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, आपने माशाल्लाह निदा को नहीं देखा, वो पूरे इसी 9 तरह महीने शो करती रही हूँ, होने वाला था तो शो करती थी ये, बिल्कुल लाइव शो। हाँ। पता भी नहीं चलने दिया, बाद में सबको पता चला अच्छा ये कहानी थी। इसलिए इतने लंबे लंबे फ्रॉक पहन रही थी। हाँ, कोई कनेक्शन ही नहीं है। बहुत सारी वर्किंग लेडीज हैं जिन्होंने 4-4 बच्चे पैदा किया उसी जॉब में रहते हुए। तो अगर आप कन्विंस उनको कर सकती हैं कि अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाएंगी। उनको जब ये खुशी मिलेगी कि आए उनके घर में उनका बच्चा, बेटे का औलाद आने वाली है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, और आप उनसे ये कहिए कि अम्मा आप ही संभालिएगा भाई, जब ये हो जाएगा मैं जॉब करूँगी ताकि उसको बेहतर स्कूल में एडमिशन करा सकूँ। देखिए डायलॉग ज़रूरी है करना, सिर्फ ड्रामों में डायलॉग्स नहीं होते, एक्चुअली असल ज़िंदगी में कभी बैठकर कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। उनको उनके तरीके से समझाना ज़रूरी होता है। जब आप ये कहेंगी कि आपने उसको संभालना है, आपकी गोद में दे दूँगी, बस आपका ही होगा बच्चा, हाँ, तो फिर वो आपको जॉब करने से भी नहीं रोकेंगी। आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि भाई और देखिए सच्ची बात है, वाकई वो है तो एक ब्लेसिंग है कि अगर उनकी ख्वाहिश है तो वो बच्चे को संभालने में या उसकी तरबियत में आपकी हेल्प करेंगी, तो ये एक ब्लेसिंग होती है कि आपके घर में बुजुर्ग हैं। और वैसे भी इस बात की क्या गारंटी है कि जब आप प्लान कर रहे हो बच्चे का तो हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं होती। हाँ। और फिर मैं सारी ख़वातीन को ये कहूँगी कि अपनी ख्वाहिशात की ग़ुलाम ना बने। अपने कि आपने कमाना है, आपको पैसे आएंगे, आप अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, अपनी ख्वाहिशात की ग़ुलामी ना करें। आपकी ख्वाहिशात आपके मियाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी ख्वाहिशात तो वैसे गुलामी करें। हाँ, कुछ अभी ऐसी वैसे बने। तो ख्वाहिशात तो किसी की भी पूरी नहीं होती, वो तो बादशाह की भी पूरी नहीं होती। हाँ। है, लेकिन जो ज़रूरियात है ना, वो उसको लेकर वो अपनी जितनी चादर हो उतने उसमें आपको करना चाहिए। अच्छी खातून की यही निशानी है। जी, हम दोनों की तरफ से हो गई प्रैक्टिकल बात, अब प्रोफेशनल बात। जी देखें, डेफिनेटली अगर आपने पढ़ाई की हुई है, अपने करियर पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, थोड़ा सा जोर से बोलिए। अच्छा, हम इतनी जोर से बोल रहे हैं दोनों और आप धीमी से आवाज़। अच्छा ठीक है, आपने अपनी पढ़ाई की हुई है, आपने अपने करियर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप डेफिनेटली उसको आगे लेकर जाना चाह रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और आपने पहले से अपने हस्बैंड से ये बात की हुई है तो वो ऑन बोर्ड है, उनको भी शायद इतना मसला नहीं है। लेकिन अगेन वही बात
कि रिपीटेडली उनको रोज़ एक मैसेज दिया जाता है, तो अब उन्होंने जो है हथियार डालना शुरू कर दिया है कि बस ख़त्म करो ये रोज़ का झगड़ा, अम्मी की बात मान लो, राइट। देखिए पैसे कमाने के तरीके और भी हैं। अगर आपकी सास को आपके जॉब से प्रॉब्लम है और अगर आपकी इनकम से प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऑल्टरनेट भी ढूंढ सकती हैं, राइट। अगेन फैमिली तो आपको डेफिनेटली अपने हस्बैंड के साथ, और आप पहले खुद जहनी तौर पे तैयार हो कि क्या आप इस जिम्मेदारी को लेने के लिए रेडी हैं या नहीं है। 4 साल बाद ऐसा क्या चेंज हो जाएगा तब आपको लगता है कि आप ज़्यादा रेडी होंगी? कि आपने कोई करियर गोल बनाया हुआ है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, मेरी ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो वो एक अलग चीज़ है, राइट। लेकिन अगर साथ साथ ज़िंदगी चल रही है, आप और आपके हस्बैंड उस चीज़ के लिए रेडी हैं, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ें, करियर के साथ साथ एडजस्टमेंट हो जाएगी, राइट। फाइनेंशियल अब क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, बहुत सारी एक्सेसिबिलिटी आ गई है, तो आप काम करने के तरीके और भी ढूंढ सकती हैं। अब तो जो ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं होती हैं वो भी रोज़ी कमाना चाहती हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शंस आ गए, वर्क फ्रॉम होम हो जाता है ना। डेफिनेटली ऑनलाइन ऑप्शंस आ गए, तो आप ऑल्टरनेट्स भी देख सकती हैं। देखें लाइफ में ना कोई बेस्ट चॉइस एंड वर्स्ट चॉइस कभी नहीं होती है। आपको हमेशा बैड चॉइस और वर्स्ट चॉइस क्या है आपके लिए उसमें चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा डिसीजन आप लेंगी उससे कम नुकसान होगा और किससे ज़्यादा नुकसान होगा। 100% तो किसी को नहीं मिलता ना। आप चाहती हैं कि मैं काम भी करूं क्योंकि मैं हस्बैंड से बात कर चुकी हूं, तो वो लोग मुझे तंग भी ना करें, वो लोग मेरे डिसीजन से 100% ऑन बोर्ड भी हो। लेकिन अगर आप अपनी बात पे ही अड़ी रहेंगी तो आपको डील करना पड़ेगा। वो ताने रोज़ आएंगे और शायद वो बढ़ते भी जाएंगे, शायद मसले और भी बढ़ें। तो अगर आप अपनी जॉब को तरजीह दे रही हैं तो आप जहनी तौर पे तैयार हो जाएं कि ये प्रॉब्लम्स रोज़ बरोज़ आएंगे भी और बढ़ेंगे भी। लेकिन अगर आप मसले को हल की तरफ लेना चाह रही हैं तो अगेन कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको अपनी ख्वाहिशात के साथ या अपनी जो करियर की प्लानिंग आपने की हुई है, आई नो वो आसान काम नहीं है क्योंकि आपने अपने लिए एक लाइफ सोची हुई होती है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, मैं ये नहीं कह रही कि छोड़ दें उसको पूरे तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगी तो हो सकता है कि आगे चीज़ें और सपोर्टिव हो जाए। और हो सकता है मैं ये बात कहूँ तो लोगों को बहुत बुरी भी लगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अच्छा हम एक करियर बना लें, फिर उसके बाद हम शादी करें, उसके बाद बच्चे करें। मेडिकली आजकल के ज़माने में जो रिसर्च कहती है कि अगर आपने औलाद पैदा करनी है तो 34 के अंदर अंदर कर लें। उसकी रीज़न ये है कि बाद में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। मतलब लाइक डॉक्टर्स से मेरी डिस्कशन भी हुई है, वो यहाँ आए हैं तो वो कहते हैं कि जो लेट एज होती है एक औरत के लिए भी, हाँ स्पेशली एक औरत के लिए जिसने बच्चा पूरा अपने बॉम्ब में रखना होता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ आ जाती हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वो बात और है कि अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता हुआ नहीं, देर से हुआ, लेकिन अगर आप जान के ये सोच के करती हैं कि जैसे मैंने इस उम्र में करना है, तो आपने बच्चे के पीछे भागना भी होता है, उसको बहुत एनर्जी चाहिए होती है माँ को। तो एक सर्टन एज के बाद आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती जो आपके 20s में होती है। रिश्ता देर से हुआ वो सब अल्लाह की रज़ा है, लेकिन अगर जान के सोच के ये सब किया जाता है तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आगे बढ़ जाती हैं। मैं सारी यंगस्टर्स को, लड़कियों को कहना चाहूँगी जो बहुत करियर ओरिएंटेड हैं और वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती हैं कि हमने इस तरह प्लान करके अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है। बच्चे जो हैं अगर आपके साथ कंबाइंड फैमिली सिस्टम है तो बहुत हेल्प होती है उनको पालने में। आपकी माँ है, आपकी सास है, और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमें किसी डे केयर में बच्चों को नहीं छोड़ना पड़ता। बिल्कुल। हमारे बड़े होते हैं तो अच्छा जी एक छोटी आपने मेड रख दी, और वो बड़े जो हैं वो भाग दौड़ नहीं कर सकते तो वो नज़र रखे हुए होते हैं कि उनका बच्चे का बच्चा है ये, चाहे वो माँ हो, आपकी माँ हो या आपकी सास हो, कोई अपना सर पे होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। तो मेडिकली भी, साइंटिफिकली भी ये अच्छा नहीं है कि आप बहुत लेट एज में बच्चे पैदा करें। मजबूरी की बात और है। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमने सबने मशवरे दे दिए जी, सो हम अगले ब्रेक में अगला मशवरा देंगे। गुड मॉर्निंग, हम मशवरा आंटी हैं। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है और ये शायद इससे हर कोई रिलेट कर सकेगा क्योंकि सबको अपना वो वक्त याद आ जाएगा कि उस वक्त हमें क्या क्या करना पड़ा था जब नई नई शादी हुई थी और क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमने की जिससे हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर हुई। अच्छा, अब हम चल रहे हैं किसके, फ़ायज़ा की तरफ। हाँ ओके, फ़ायज़ा कौन सी वाली है?
6 months? जी 6 महीने हुए? जी। और फिर क्या हुआ है 6 महीने 6 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ जो मुझे पेश आ रही हैं वो ये हैं कि मेरी पसंद की शादी थी, लेकिन मेरे ससुर जो हैं उन्होंने बेसिकली ना घर के पोर्शंस जो हैं वो डिवाइड कर दिए अपने बच्चों में। तो हमारा ऊपर वाला है, अब मेरी नन जो है वो मेरे साथ रहती हैं, वो मुझसे 10 साल का डिफरेंस है उनका और मेरा एज का और एक्सपीरियंस का भी, लेकिन अब उनको ना कुछ जेलसी फैक्टर है मुझसे, जैसे मेरे बाहर आने जाने पे रोक टोक करती हैं और घर में आ जाती हैं, लेट नाइट हमारे घर में रहें। अब मुझे और मेरे हस्बैंड को कभी बाहर जाना होता है, प्राइवेट टाइम होता है, प्राइवेसीज़ होती हैं, वो डिस्टर्ब करती हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं इस तरह से कि मेरे अंदर नुक्स निकालें, लोगों में हाईलाइट करें मुझे। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ को दबा के चलूँ, इस मामले को ज़्यादा सामने नहीं आने दूँ, क्योंकि सास मेरी कोऑपरेटिव है, वो बहुत अच्छी है, पूरी फैमिली बहुत स्वीट है। नंद और मेरा जो क्लैश है ना वो इस चीज़ पे है, क्योंकि उनको करनी थी लव मैरिज लेकिन उनकी हुई नहीं, और क्योंकि भाई की हो गई तो फिर जाहिर सी बात है सारा का सारा नज़ला तो भाभी पे आएगा। तो अब मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मैं उनको किस तरह से हैंडल करूं, उनका ये जेलसी फैक्टर कैसे ख़त्म करूं, अपनी प्राइवेसीज़ को कैसे मेंटेन करूं। अब मुझे ऐसा है कि मैं अगर अपने हस्बैंड से डिस्कस करूं, बाकी फैमिली स्वीट है, वो भी स्वीट है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मुझसे कहते हैं ना बदजन हो जाएं ये सुन के कि तुम मेरी बहन के बारे में ऐसे बोल रही हो, क्योंकि बातें भी ऐसी है ना कि हमारा डिनर टाइम हो, लंच टाइम हो, वो अपनी सारी फैमिली के साथ हमारे यहाँ आ जाती हैं। अब ये बातें मैं बोल भी नहीं सकती, जाहिर सी बात है खाने का वक्त है, ऐसे तो नहीं बोल सकते, बल्कि और मेहमान नवाजी करनी चाहिए। लेकिन इससे बहुत, हमें एक दिन बाहर जाना था, हम नहीं जा पाए। इस तरह से हमें रात को हम कोशिश करते हैं जल्दी सो जाएं, अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करें, लेकिन अब वो भी नहीं हो पाता। बिल्कुल 6 महीने हुए हैं शादी को, तो एक होता है ना नई नई सी चीज़ होती है, प्राइवेसीज़ होती हैं, अभी एक दूसरे को समझना है, क्योंकि वो जो समझे थे हम पहले, जो हम स्टूडेंट्स थे साथ पढ़ा था, लेकिन साथ पढ़ने और रहने में बहुत फ़र्क होता है, रह के एक दूसरे को कैसे समझना चाहिए, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट लग रही हैं। और एज भी मेरी इतनी नहीं है, उनका एक्सपीरियंस मुझसे 10 साल ज़्यादा का है, मेरे अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे कुछ गाइडेंस दें कि मेरे हस्बैंड भी नाराज़ ना हो, बाकी फैमिली भी नाराज़ ना हो, और मैं उनको भी हैंडल करूँ। फायजा, वो कितना ऑफन आ जाती हैं? सॉरी, कितना ऑफन आपके घर पे आ जाती है? अगर हम कह रहे हैं कि वो बार बार आ जाती हैं, हफ्ते में एक दफ़ा। नहीं, वो साथ ही रहते हैं ना। इन्होंने कहा कि जो है। सुसर ने पोर्शंस बनाए हैं उसमें ऊपर वाला पोर्शन इनका और एक पोर्शन नंद का है, सो ये पड़ोसी हैं, समझे, करीब करीब रहते तो हैं। वो लंच के टाइम भी हमारे यहाँ कोई स्पेस नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है इनकी, डिनर जो के कि टाइम गलत भी आ है। जाती हैं, और फिर जब वो आती हैं तो उनका जाना 12-1 बजे से पहले नहीं होता। हाँ, ओके, बच्चे बंदा भी कह हैं भी उनके? नहीं सकता। हाँ, जी, 2 बच्चे उनके आपके माशाल्लाह, बहुत हस्बैंड का शरारती है? अच्छा, आपके हस्बैंड का कैसा रिलेशनशिप है उनकी ये वाली सिस्टर के साथ? उनकी सिस्टर के साथ एवरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जिस टाइम पे वो लव मैरिज के लिए थी तो उन्होंने भी उनकी खिलाफ वर्जी की थी कि नहीं होना चाहिए। ओके, आप कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, इस पे इनके हस्बैंड को स्टैंड लेना चाहिए। मैं भी यही सोच है ना? रही थी, मैं भी यही कहने वाली थी कि खुद को गंदा नहीं करना, बिल्कुल, आपको क्योंकि नहीं वो करना बहन चाहिए। भाई हैं, लड़ेंगे मरेंगे फिर एक हो जाएंगे। हाँ। आपने अगर कुछ कह दिया तो ये जिंदगी भर का हो जाएगा कि मेरी भाभी ऐसी हैं। हाँ, लेकिन हस्बैंड को नज़र आना चाहिए कि ये थोड़ी सी ज़्यादती हो रही है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो एक तो उन्हीं को मैनेज करना चाहिए, और आपको कुछ अरसा आप बर्दाश्त करें, जब वो अपनी आंखों से देखेंगे ना चुप करके, तो फिर क्योंकि वो देखें ना, शायद बोल पड़े। मुश्किल उनको भी होती है, उनको सुबह ऑफिस जाना होता है बिल्कुल। और रात में रत जगह करने वो आ जाती हैं, वो हाउसवाइफ हैं अगर, और उनको कोई काम नहीं है, तो वो चीज़ तो फिर आप भी जॉब करती हैं कि नहीं? नहीं, तो ये घर पर होती है ना। ठीक है, तो इनको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती होगी सुबह जितनी हस्बैंड को होती है। हो जाती है, और वो खुद, मेरी नन खुद सुबह 12 बजे सो के उठती हैं। तो फिर आपको ना थोड़ा सा हस्बैंड को ये बावर तरीके से, बहुत समझदारी से कराना पड़ेगा। सुने, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, आप थोड़ा जल्दी सो जाया करें, कुछ इस तरह कहें कि मैं बैठ जाऊंगी बाजी के साथ, ताकि उनको हस्बैंड को थोड़ा सा हो कि भाई, या वो अम्मी को कहें कि आप बाजी को समझाएं थोड़ा सा कि मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। अगर वो डायरेक्ट नहीं कह सकते तो आप उनको समझाएं, और
होती है जेलसी थोड़ा कि अगर आप 10 साल छोटी हैं हाँ तो थोड़ा कभी कभार एक होती है कि ये यंग है और वो वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ तो इनकी तो गलती नज़र नहीं आ रही, बस अब इसको और इनको फिर छोटे situation- हाँ छोटे लोगों को बड़ा जो हो ना एज में वो कुछ समझता भी नहीं है कि हाँ। नहीं इसे ना इसकी कोई फीलिंग्स है हाँ। ना कुछ है, इसे तो जहाँ बिठा दोगे वहाँ बैठ जाएगा, जो Exactly. काम कह दोगे वो कर हाँ, देगा। हाँ। तो वो वो एक थोड़ा अपना dominate होल्ड करने की करना कोशिश करते हैं। चाहता है। हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त इनकी कोई गलती नज़र नहीं आ रही और ये हाँ। अपने जो भी कह रही हैं वो सही लग रही है हमें बज़ाहिर तो, लेकिन अगर हम ये कहें कि इनको अपने हस्बैंड को ही बीच में डालना पड़ेगा, लेकिन ये और कोई बहुत हल नहीं है इसका। ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि जिन ख़वातीन की डिवोर्स हो जाती है और वो घर आकर बैठ जाती हैं तो वो बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, वो क्या उनकी डिवोर्स हुई हुई है या वो हैप्पीली मैरिड और Happily married है, उनके डिवोर्स husband नहीं हुई हुई? फिर तो मसला ही डिवोर्स होती तो मियाँ आपको किधर बहुत है? सोच सोच के उनके साथ कदम है? उठाने पड़ते हैं। साथ है। पड़ोसी हैं अच्छा पोर्शन सुसर ने बना के दी ना, जो बेटी को दिया तो मियाँ उसमें रह रहे हैं एक तरह से, तो वो तो हैप्पीली मैरिड है तो मसला ही नहीं है। मगर फिर वो इतनी इंटरफेरेंस, मुझे लगता है नंदो की इतनी इंटरफेरेंस एक्चुअली नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए हाँ। बिल्कुल भी। मतलब जब से मेरे भाई की शादी हुई, मैं तो पता नहीं कितने कितने दिनों बाद जाती हूँ अब्बू के घर। उसकी रीज़न ये क्योंकि मेरी भी जो भाभी है उसका और हमारा एज डिफरेंस बहुत है, वो छोटी है। हाँ। तो हम तो उसको बच्चों की तरह ही ट्रीट कर रहे हाँ, होते हैं। हाँ। मगर हमें होता है कि अगर हम कभी जमा हो रहे हैं तो बर्डन ना आए, जबकि मेरे अब्बू के घर में कुक भी है सब है, तो हम इतने दिनों बाद जाते हैं कि भाई उसके ऊपर बर्डन ना आए। ज़ाहिर है कुछ भी ये देखना तो भाभी को ही पड़ेगा कि टेबल लगी हुई है, क्या पका हुआ है या क्या नहीं। सो वो छोटी है, मुझे लगता है अभी जिम्मेदारियां पता नहीं कैसे उठाएगी। तो जितना ऑफनली हम अम्मी जिंदा थी, उनके होते हुए हम सब जमा होती थी बहनें, तो उतना ऑफनली नहीं हम होते। जबकि अब्बू बुलाते रहते हैं वो, लेकिन मुझे लगता है कि उसके ऊपर इतना बर्डन ना आए कि सब बच्चे और सब लोग एकदम जमा हो रहे हैं। मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ? Please. देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की, एडजस्ट करने की। आपकी जो तवक्कुआत हैं, अगर आपको करियर चूज़ करना है या आपको अपने हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग चूज़ करनी है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए। साथ साथ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी बाउंड्रीज़ का कॉन्सेप्ट। देखिए, हम लड़कियों को डेफिनेटली, और सारी माँ ये सिखा के भेजती हैं, बेटा नया माहौल है, थोड़ा वक्त देना, दिल पे बातें ना लेना, एडजस्ट करना। लेकिन साथ साथ आपकी कुछ बेसिक नीड्स अटैच्ड होती हैं शादी से, राइट, जिनका पूरा होना ज़रूरी है। अब वो वेदर आपकी वक्त की नीड अटैच हो गई आपके पार्टनर के साथ, आपको उनकी इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, ये सब आपका बुनियादी राइट है। और शायद अगर ये इतना फ्रीक्वेंटली ना हो रहा होता, वो हफ्ते में एक दफ़ा आती तो आप कहती चले ठीक है जाने दे कोई बात नहीं। यू मेंशन कि वो बिल्कुल साथ में ही रहती हैं, और वो कांस्टेंट जब एक चीज़ होती है जो आपको पसंद नहीं होती है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये भी होता है कि जब आपकी तरफ से आपकी कोई बाउंड्रीज़ खड़ी हुई नहीं होती है, क्योंकि ये सिखाया नहीं गया है, एडजस्टमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी सिखाई गई है, तो सामने वाला वो और ज़्यादा आपको टेस्ट करता रहता है। वो शुरू में हो सकता है कि एक दफ़ा चक्कर लगाती होंगी दिन में, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 दफ़ा चक्कर लगाने लगी, फिर लेट नाइट सिटिंग करने लगी, तो वो उनकी तरफ से भी प्रॉबली वो बढ़ता जा रहा होगा, राइट। और अब आपको यही फियर है कि अब ये कितनी दफ़ा और होगा और ये कब तक होगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी बाउंड्रीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहिए। मेरा मशवरा ये कैसे करें जी, इतनी यंग है, इतनी छोटी है, कैसे कोई करें? मसला नहीं। देखिए, बाउंड्रीज एक छोटे 5 साल के बच्चे की भी होती हैं। अगर वो कहे कि मुझे इन अंकल से नहीं मिलना है, या मुझे ये टच ना करें, मुझे ये हग ना करें, तो ये उस बच्चे का राइट है, क्योंकि उसकी बॉडी उसकी राइट है, राइट। तो वहाँ पर भी हम बाउंड्रीज सिखाते हैं। तो ये इनके लिए डेफिनेटली, शी इज़ अ मैरिड वुमेन, अब उनकी एज जो भी हो, अब उनका घर संभाल रही है, वो अपनी चीज़ें मैनेज कर रही है, तो कुछ बाउंड्रीज उनका राइट है। आप सबसे पहले जो आपको बिगेस्ट प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप सिर्फ उसको लेकर चलें। आई नो आपने 4-5 चीज़ें कही कि हम बाहर जा रहे होते हैं, वो आ जाती हैं, वो रात को भी लेट नाइट बैठती हैं, खाते वक्त भी आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें और होंगी, जेलसी भी फील होती है, वो कमेंट्स भी करती होंगी। अब सारी चीज़ें अगर लेकर बैठेंगी ना अपने हस्बैंड के साथ या अपनी मदर इन लॉ के साथ, उनको लगेगा इसमें ही प्रॉब्लम है, इसको तो हर चीज़ से प्रॉब्लम है। तो आइडियली क्या करना चाहिए, एक चीज़ जो आपके लिए बर्दाश्त करना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, आप सिर्फ उस पर बात करें कि अगर इस चीज़ को मैनेज हम कर सकें किसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, लेट नाइट वाली बात, एग्जैक्टली राइट, और वो सिर्फ आपको डिसएडवांटेज नहीं करिए, वो एक नॉर्म ही ऐसा है कि वो नहीं होना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स के यहाँ भी जा रहे हैं तो लेट नाइट आप कोशिश करके ना जाए, उनको सोना है, उनका अपना रूटीन है। तो आप एक ऐसी चीज़ को उठाएं और उस पर थोड़ी सी बातचीत करवाएं। एंड अगेन, इस तरह नहीं कि ये ख़त्म हो जाए। जब आप बाउंड्री सेट करते हैं और आप नो कहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है या मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप एक हमेशा ऑल्टरनेट देते हैं। ऐसा हो सकता है कि क्या हम
दिन बांध लें कि जब हम साथ में लंच करें या साथ में डिनर करें, ताकि एग्जैक्टली, ताकि फॉर एग्जांपल जैसे मैं मॉर्निंग शो करती हूँ, ठीक है, मेरा ससुराल भी है, ज़ाहिर फैमिली लाइफ भी है, तो मेरे जब घर पे मेहमान आते तो वो रोज़ रोज़ तो नहीं आते, मगर अगर कभी कभार आते हैं और वो देर तक बैठते हैं और वो कह भी रहे होते हैं भाभी को सुबह जाना है, तो मैं उसको कहती हूँ कोई बात नहीं यार, एक दिन से कुछ नहीं होता, इतने दिनों बाद आए हो, अगर मैं एक रात नहीं सोऊंगी तो कोई मतलब मसला नहीं खड़ा हो जाएगा। मगर मैं जब इसका ख्याल करती हूँ तो वो लोग भी वापसी में मेरा ख्याल करते हैं कि वो अवॉइड करते हैं कि जिस दिन दूसरा वर्किंग डे है जिस दिन, तो वो देर तक ना बैठे हमारे, तो ये गिव एंड टेक होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ मज़ा आ रहा है तो कोई बात नहीं यार, बैठे रहो 2:30 बजे तक, कुछ नहीं होगा, मैं मैनेज कर लूँगी। अगर मैं कहती और घड़ी देख रही हूँ, और मतलब लाइक जब घर में शादी थी और रोज़ ही हो रहा था, तो खुद ही मैंने अपने हस्बैंड को समझा, मेरे हस्बैंड ने खुद ही कहा था तुम भले सोने चले जा, क्योंकि उसको पता है कि अगर इंसान हूँ, अगर मैं 1 हफ्ते कंटिन्यूस शादियाँ भी अटेंड कर रही हूँ और रात को 2:30 बजे सो रही हूँ, तो मैं ना शो कर सकूँगी, ना चिड़चिड़ी रहूँगी, बीमार हो जाऊँगी। तो उसने मुझे कह दिया था कि तुम ना चली जाना सोने के लिए, कोई मसला नहीं है, मैं बैठा रहूँ। तो ये इस तरह की कम्युनिकेशन, कभी आपको झुकना पड़ता है और कभी उनको रियलाइज़ करवाना पड़ता है कि ये है मसला हमारी ज़िंदगी। लेकिन एक पॉइंट मेरे जहन में ये भी आया है कि जैसे कि ये कह रही हैं कि वो फ्रीक्वेंटली आती हैं जी, तो जब ज़्यादा आने लग जाएं तो फिर एक अजीब सा घरेलू सा माहौल बन जाता है ना। कोई जब बहुत दिन बाद आए तो उसको ज़्यादा वेलकम करते हैं, ठीक है, जो रूटीन में आ रहा हो तो वो तो आ ही जाता है, बैठ जाता है, वो नहीं कहते कदर खो जाता है रोज़ रोज़ का आना जाना। लेकिन आप अगर जैसे कह रही थी कि बाहर जा रही हैं खाने पे, तो फिर अगर वो आ गई हैं तो आप उनसे कहें आप बैठे, हम बाहर से होकर, ये आपको थोड़ा करना पड़ेगा तरीके से, भले वो माइंड भी करें, लेकिन इतना भी सर पे आप हर किसी को नहीं चढ़ा सकते ना। 1-2 दफ़ा आप करेंगी कि आप बैठे, हम आ रहे हैं बाहर से, ये उसमें आपको मियाँ को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि हम खाने के लिए नहीं जा रहे, या कोई हम ज़रा जा रहे हैं किसी से मिलने, ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। या जैसे लेट नाइट का है तो वो आप बैठें, आप टीवी देखें, हम तो सोने जा रहे हैं, हाँ ठीक है ना। ये भी कैजुअली, अगर बहुत कैजुअल है, आप बैठे ना टीवी देखें, ये ले बहुत प्यार से और तरीके से, इज्जत के साथ कि इनको तो सुबह ऑफिस जाना है, तो हम और मैंने सुबह उठ के इनके लिए नाश्ता बनाना है। मैं कहीं देख रही थी इंटरनेट पे कि आप अपने बच्चों को नो कहना सिखाएं। हाँ, अक्सर होता है, या तो बहुत ही बदतमीज बच्चियां पाल लेते हैं कि उनकी जबान यहाँ गज भर की होती है, या बहुत ही सबमिसिव बच्चियां होती हैं हमारी स्पेशल, वो बिल्कुल किसी बात पे ना नहीं कहती। सो वो मयाना रवि इसीलिए कही जाती है कि बिल्कुल ही आप डोर मैट ना बन जाए, वो भी बुरा है ना। बिल्कुल बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये तरीके हमने आपको पट्टियां पढ़ा दी हैं ऑन एयर लाइव। हाँ जी, आप कहीं कुछ कहना चाहती हैं? बस मैं यही बात कहना चाहूँगी कि एक वक्त पे एक चीज़ चूज़ करें और उसी पे बात करें, और साथ एक ऑल्टरनेट हल ज़रूर दें, ताकि उनको ये ना लगे कि आपको उनके आने से प्रॉब्लम है या उनकी फैमिली की कनेक्टिविटी से प्रॉब्लम है। जैसे आप कह रही हैं कि हर कोई बहुत अच्छा है घर में, तो शायद उनको आदत ना हो या उन्होंने उस चीज़ को फील भी ना किया हो। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि देखें, अगर कोई आपकी खुशी से जेलस हो भी रहा है, आप उस पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, क्योंकि अगर आप ढूंढने लगेंगी ना कि देखो इसको मेरी इस चीज़ से भी जेलसी है, मेरे इससे भी जेलसी है, मेरे इससे भी जेलसी है, सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी आएगी। अच्छा डॉक्टर नीलम, मैं बताऊँ, यूजुअली ना हमारे लोग खुद सवाल करते हैं अपने आप से और खुद जवाब देते हैं कि मेरे साथ ऐसे इसलिए करें कि मुझे जलती होंगी। बिल्कुल, ये अगर आप असम्पशंस खुद ही सवाल करेंगे, क्या पता वो जलती ना हो आपसे। आपको लगता है क्योंकि आप उनसे चिढ़ गई हैं, उनके रोज रात देर तक बैठने में, ज़्यादा इंटरफेरेंस करने में आपका दिल उनसे चिढ़ गया है, तो इसीलिए आपको उनकी नेगेटिविटी लग रही है, उनको आपकी कंपनी में मज़ा आता है, तभी कूद कूद के वो इधर आ जाती है। अगर वो जलते हैं ना जो लोग, वो शक्ल भी नहीं देखना चाहते, हाँ बिल्कुल, वो बात भी नहीं करना चाहते, उनकी जेलसी अलग ही आती है। अच्छा, मैं निदा आपसे एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूँगी। ये जो सारे मंथ्स दिखाए हुए हैं, इनमें से सबसे डेंजरस कौन सा होता है? मेरे लिहाज से मैं अपना सबसे पहले बता दूँ, ये जो 6 मंथ है ना, ये गुजार जाओ ना तो फिर शायद थोड़ा 6 मंथ तो बहुत ईजी है, क्योंकि ये तो हनीमून पीरियड ही नहीं ख़त्म होता। नहीं, पहला महीना, मैंने 6 महीने, मैंने जो ज़्यादातर डिवोर्स देखी है ना,
मुझे 6 महीने में तलाक हो गई, 6 महीने में हो गई। वो फिर वजूहात कोई और होती हैं। वो वजूहात ये नहीं होती, वो वजूहात कोई और होती हैं। हाँ, जो मैं ऑन स्क्रीन डिस्कस नहीं कर सकती, वो वजूहात फिर कुछ और होती हैं। सो ये वाला तो हनीमून पीरियड होता है, एक साथ खाना खाने जाना, दावतें ही नहीं ख़त्म होती। 3-3 महीने तक तो हमारे यहाँ दावतें चल रही होती हैं। इतनी बीवी तैयार होती है, मियाँ को इतनी अच्छी लग रही होती है, हाँ। मियाँ की स्त्री सारे काम भी किए जा रहे होते हैं। सो ये तो बड़ा हनीमून मुझे पीरियड लगता है कि होता है। वो शुरू के 3 महीने होते हैं, ये जो आगे वाले 3 महीने होते हैं ना, जब लाइफ में आना शुरू होते हैं रियलिटी में, तो वो अगले वाले 3 महीने होते हैं। मैंने कहा ये 6 महीने इंसान गुजार जाए ना, आप क्या कहेंगी इस बारे में? हर किसी का ना एक्सपीरियंस Yes, डिफरेंट yes, होता yes. है ना? अब अगर देखें 6 मंथ्स में आपकी प्रेगनेंसी भी हो गई तो आप उस मैरिज फेज से निकल के पेरेंटहुड में आ जाएंगे, राइट? तो आपकी किस तरीके की सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से जब तक आपने एज अ कपल कोई बड़ा चैलेंज फेस नहीं किया, ओह यस, और वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी की बीमारी हो सकती है, वो कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, वो कोई मूव यानी असल जो मोहब्बत कपल्स पता चलता है, ये point कोई बड़ा valid बहुत है अच्छी इनका, बात कही कि बिल्कुल। जब तक आपने कोई चैलेंज ना फेस किया हो। तब जाके पता चलता है कि आप कितने साथ हैं और बेसिकली कितने पानी में, राइट? तो आपकी कनेक्टिविटी कैसी है। जब इख्तलाफ दोनों में आएंगे ना, तब आपको होगा कि नहीं यार, शादी पे काम करना है, ये मुझे इस वक्त जहर लग रहा है, लेकिन शादी ख़त्म करने पे बात नहीं जानी है, इससे निकल कर आना है। तब वो 1 साल में भी हो सकता है, वो 2 जैसे साल। कि मर्द का पता चलता है औरत की बीमारी में, बिल्कुल। और औरत का पता चलता है मर्द के बुरे हालात में। यस यस, ये सारी चीज़ें जो इन चीज़ों से निकल जाए फेस से, एक दूसरे को सही तरह सपोर्ट कर ले इस चीज़ में, तो वो मेरा ख्याल है कि फिर पता आगे है चल के मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन मैं जाने से पहले ये बात कहना चाहूँगी। एक तो कभी कभार एक कपल बुरे वक्त में एक दूसरे का बड़ा अच्छा साथी होते हैं, मगर वही कपल अच्छे वक्त में एक दूसरे का दुश्मन भी हो जाता है कभी कभी। कहते हैं ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर औरत जो है वो मियाँ का साथ दे देती है बुरे वक्त में, लेकिन जब मियाँ किसी सर्टेन पोजीशन पे पहुँचता है, तो फिर उसको वही औरत लगने लगती है कि ये तो मेरे काबिल ही नहीं है, इसने अपना हाल क्या कर लिया, इसको देखो, मुझे तो और बेटर ऑप्शंस मिल सकते थे। सो कभी कभार वो कपल जो है ना, वो उस वक्त जब मियाँ किसी अच्छी पोजीशन पे आ जाता है, वहाँ पे भी उनकी आजमाइश आती है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बड़ा क्यूट सा टॉपिक है। क्यूट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है। हम कभी कभार बड़ी क्यूट और कभी कभार बड़ी ही बहुत ही बेवकूफ़ाना गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगियों को खुद बदतर बना लेते हैं। हमें उस पर काम करना पड़ेगा, और इसीलिए आपको काम करवाने के लिए हम कुछ टिप्स अपने शो पे आपको यहाँ दे रहे हैं। अब हमने सारी डिस्कशन कर ली थी, अब हम नूर की तरफ चल रहे हैं। और नूर जो है, उनकी शादी को 8 महीने हुए हैं। 6 महीने 8 महीने में फ़र्क नहीं है, लेकिन आपका मुद्दा क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मसला इन सबसे थोड़ा सा ज़ोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा मसला इन सबसे डिफरेंट इसलिए है कि मेरे जो है शादी 1 साइडेड लव है, ठीक है। लव प्लस कहेंगे अरेंज है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे पसंद किया, उन्होंने अपने वालिदैन को बताया, मतलब जो भी है बहुत हंसी खुशी बहुत अच्छे से शादी हुई कि मेरी फैमिली मतलब मदर इन लॉ फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं। जिस तरह मैं, क्योंकि इकलौती हूँ तो मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे 2 छोटे भाई, जिस तरह मेरे मम्मा पापा ने मुझे बहुत अच्छे से रखा, उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से रखा। कुछ टाइम गुजरा, मेरी जो जेठानी है वो मुझसे बहुत उखड़ी बहुत रूड बिहेव करती है। मैं शुरू में सोचती थी क्यों करती है, मुझे समझ नहीं आता। तो मैंने एक दिन जो है अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने कहा नहीं तुम सिर्फ सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड की कज़न भी हैं। इस वजह से मैं थोड़े टाइम पहले देखा कि क्या है क्या नहीं है। फिर मुझे बाद में जाके पता चला कि मेरी जो जेठानी है वो चाहती थी कि उनकी बहन से मेरे हस्बैंड की शादी हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड को उनकी बहन पसंद करती थी। चलें भाई, ये भी हमने सुन लिया। मेरे हस्बैंड से मैंने कहा कि जब ऐसा कुछ था तो आप कर लेते। कहने लगे नहीं मैं नहीं पसंद करता, मैंने तो तुम्हें पसंद किया था। तो वो बात हो गई, ठीक है। जहाँ थोड़ी बहुत मेरे हाथ से हर किसी मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, नॉर्मल छोटी मोटी, जहाँ मेरी मियाँ से लड़ाई हो, वो थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद या शाम में वो अपनी बहन को बुला लें,
अच्छा भाई अब कुछ कह भी नहीं सकते कि उनका कज़न भी है, अरे अल्लाह। है ना भाई, सीधी सी बात है। अच्छा आके फिर मेरे खाने बनाने का दिन है, वो किचन में अपने जो है ना बहन के साथ मिलके खाने बनाना, ये करना, बहुत हंसी मजाक करना, भाई बहुत सारी चीज़ें ये थी कि बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि ज़्यादा भी टाइम नहीं हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम पीरियड है 8 मंथ्स, लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन जो है मैंने हंसी खुशी फेस कर लिया, कोई बात नहीं, हंसना बोलना घूमना फिरना मेरे साथ ही, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्री होना, सीधी सी बात है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, लेकिन जब लड़ाई हो जाए या मैं अपने मैके रुकने जाऊँ तो मेरी जो है ना जिठानी उनको अपने घर बुला लें। तो जब मैं अचानक से सीधी सी बात, जब मुझे पता चले कि वो आई हुई, तो एक शक हो जाता है औरत के दिल में, और आपका दिल ही ना लगे सीधी सी मैं बात। फिर मैं वापस आ गई, तो भाई वो मेरे पीठ पीछे हंसना बोलना, अकेले घूम जाना, मेरे मियाँ तो एज अ कज़न ट्रीट करते थे, उनको खाना पीना हर चीज़ ऐसी हो रही थी। तो जब किसी शादी में जाना हो तो वो हमारे घर ही आ जाए, अब कुछ भी ये वही नॉर्मल सी बात कि उनको क्या बोलूँ मैं। अच्छा भाई अब यहीं से तैयार होकर अपनी बहन के साथ पॉलर चले जाना, एक अपनी हमारी बहुत करीबी शादी थी, तो वो आ गई, वो पॉलर चली गई, वहाँ से तैयार व्यार होके मेरे जेठ ने जाना था उनको पिकअप करने, लेकिन वो कहीं बिजी थे तो मेरे हस्बैंड चले गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब उनकी बहन वापस आई तो वो आगे बैठ के आई, मेरी जिठानी को बैठना चाहिए था ना आगे, लेकिन नहीं भाई वो अम्मा बन के बैठ गई, मैंने इग्नोर कर दिया। उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया, अपने हस्बैंड पे भी आया कि आपने बिठाला कैसे, जब आपको पता है कि ऐसी चीज़ चल रही है ना। अच्छा भाई मैंने कहा ये इवेंट तो गुजर जाए, उस वक्त तो मैंने गुजार लिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला तो कहने लगी कोई बात नहीं, वो कज़न है, वो बैठ गई। मैंने कहा नहीं ये बहुत चीज़ ज़्यादा हो रही है। तो कहने लगे कि जो है ना तुम शक की बीवी नहीं बनो, शक मत करो। इग्नोर कर दी उन्होंने। अच्छा फिर इग्नोर हो गई, फिर इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है ना बात लगी, मेरी सास ने मेरी ही साइड ली कि जो है ना नहीं वो सही कह रही है, और उन्होंने कहा मैं अपनी जेठानी को मतलब अपनी बड़ी बहू को समझाऊंगी कि वो समझाएगी। नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, यही ज़्यादा सोची, उन्होंने मुझे ही बुरा बनवाया। फिर मैंने इस बात पे बहुत ज़्यादा, एक दिन बड़ी लड़ाई हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला आप मुझे सीरियसली बता दें वो चाहती क्या है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो है तुम ज़्यादा सोच रही हो। उन्होंने कोई ऐसा अल्फाज बोल दिया जो मैं आपको वाकई वर्ड्स में नहीं बता सकती कि इससे अच्छा तो मैं उसी से शादी कर लेता। वो वाला जो अल्फाज है उनका, वो मुझे इतना डिसहार्ट हुआ कि मतलब कि आपने मुझे पसंद किया, आपने शादी की, हर चीज़ हुई, इतना पैम्परिंग करते, तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। काश मेरी बहन होती तो ये सारी चीज़ें, उनको ये था कि ये उनके साथ होती, उनको भी बेनिफिट मिलता। लेकिन बहरहाल ये हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने जब ये अल्फाज बोला तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई। एक तो बहुत बड़ी गलती आपके ससुराल वालों की है, उनको नहीं बताना चाहिए था कि वो लड़की इनको पसंद करती है। दिमाग में पहले ही आपके खलल आ गया कि जो आपकी जेठानी की जो छोटी बहन है वो आपके हस्बैंड को पसंद करती है, पहले ही जब आपको पता चल। और बहुत सारे हस्बैंड्स ही शो मारने के लिए बता देते हैं। नहीं ये बात भी मेरी जेठानी ने ही मुझे बताई। ओहो अच्छा। कि ताकि मेरी उनकी लड़ाई हो। और मेरी बेवकूफ़ी के मुझे इस चीज़ से इफेक्ट होता है। नॉर्मल सी बात है, फीमेल्स के अंदर ऐसा कुदरती तौर पे होता है। जेलसी फैक्टर है कि आप देख रही हैं कि आपकी जेठानी की छोटी बहन आपके मियाँ को पसंद करती थी, और मियाँ भी ना थोड़ा मैं कहती हूँ शादी के कुछ साल बाद थोड़े से ऐसे हो जाते कि अच्छा ये तो मिल ही गई है, अब उनको पता है कि ये तो मुझे पसंद करती थी। सो मियाँ भी ना उनको यहाँ पे भी वो क्या कहते हैं, कढ़ाई में, सर भी कढ़ाई में और पाँव भी कढ़ाई में, हर चीज़ कढ़ाई में, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। और क्या अभी सही कर रही हैं आप, ऐसे ही करती। साल भी नहीं गुजरे, महीने ही हुए। अगर मैं इस चीज़ को इग्नोर करूंगी ये चीज़ बढ़ती जाएगी, सीधी सी बात है। तो 8 मंथ्स तो हुए हैं। आपको थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा लगता है आपको जो जेठानी है उनकी बहन को थोड़ा कोल्ड शोल्डर देना पड़ेगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, उसको थोड़ा रूडनेस आपको बिहेव करना पड़ेगा ताकि वो शर्मिंदा होकर आना जाना थोड़ा कम करे। अब है उसकी बहन का घर तो है, मगर हर कोई अपनी बहन के घर तो नहीं हर वक्त घुसा रहता। बहन का भी घर है और खाला का भी तो घर है ना। ये भी तो मसला है। आप अपनी सास को पटाएं, सास नहीं वो फिर भी है, लेकिन वो थोड़ा सा कर देती है कभी कभी कि तुम आई क्यों थी, कोई काम था। नहीं मुझे ये वो पे बहानेबाजी कर देती है। दोनों बहनें मिली नहीं है ना। अपने घर बचाने के लिए थोड़ा तो रूड होना पड़ेगा। आप लोग क्या कहते हैं? कुछ अरसा आप अपने मैके ना जाना, जरा टफ ड्यूटी दो सर पे खड़े हो। बिल्कुल ऐसी बाकायदा ड्यूटी देनी पड़ेगी इस काम की, क्योंकि ये मुकाबला सारी जिंदगी, जब तक उसकी शादी, बल्कि उसके रिश्ते ढूंढना शुरू कर दो ना। ये सबसे बेस्ट तरीका ये है। और कहीं अपने मैके में ही शादी करा दो उसकी, और वो फंसा दो उसको। और अगर ज्यादा दुश्मनी है तो उसके मियाँ को भी बता देना कि इधर होने लगी थी, ताकि आने ही ना दे। बिल्कुल यही कर सकते हो। उसका सबसे अच्छा हाल मैं तुम्हें यही बता रही हूँ, उसके रिश्ते देख के उसके रिश्ते कराओ, रिश्ते भेजो, अच्छे अच्छे रिश्ते। यही है भाई।
सीज फायर। हाँ आप क्या मेंटली तौर कहती पे हैं? इस वजह से मैं मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जब वो अल्फाज ऐसा बोल दिया ना कि काश मैं उसी से कर लेता, तो फिर मेरे दिल में एक वो चीज़ आ गई कि ये उन्होंने क्या बोल दिया। यस, ये तो नेचुरल सी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए पहली बात तो ये कि एज ह्यूमंस हम सबको तवज्जो पसंद होती है, अब वो मेल हो या फीमेल हो। एग्जैक्टली। हमें वो कहीं से भी मिल रही हो, किसी भी शेप में मिल रही हो, अब वो उनके आगे पीछे घूमती होंगी, वो अटेंशन देती होंगी, तो वो आपके हस्बैंड उसको एंजॉय करते हैं क्योंकि उनके दिल में कोई ख़राब इंटेंशन नहीं है फिलहाल, राइट। तो वो बस तवज्जो को एंजॉय करते हैं क्योंकि कज़न ही है, छोटी बहन है, तुम बड़ी बात बना रही हो, तुम इशू क्रिएट कर रही हो। इस वजह से जो आपका नज़रिया उनको समझ नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं वो आपकी जेलसी को भी एंजॉय करते होंगे। जब आपका पार्टनर आपको लेकर जेलस होता है तो आपको अच्छा फील होता है कि यार ये देखो, ये मुझे इतना वो इनसिक्योर हो रहा है मुझे लेकर, और ये तुम मुझसे ज़्यादा अटैच हो, देखो तुम्हें मेरे लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग्स है, मैं तो तुम्हारे बारे में ऐसा फील नहीं करता, तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार है, राइट। तो ये सारी चीज़ों में वो उसको लाइटली ले रहे हैं उस सिचुएशन को, लेकिन नज़र आ रहा है कि उनके कुछ स्टेटमेंट्स, राइट, वो आपको काफ़ी हर्ट कर चुके हैं। और मुझे पता है कि ये पहले महीने में नहीं हुआ है, राइट, कॉन्स्टेंटली एक चीज़ हो रही है, और डेफिनेटली आपने थोड़ा सा डिस्टेंस करने की भी कोशिश की होगी, आपने अगेन बात करने की भी कोशिश की, आपने सबसे शिकायत भी की, अब लेकिन कोई इसको इतना अभी बड़ा इशू हुआ नहीं है, लेकिन हम वेट भी तो नहीं कर सकते ना कि बड़ा इशू हो और फिर उसमें बैठे, और आप हर वक्त इसे हम कहते हैं कि जहनी तौर पे एक फाइट और फ्लाइट के मोड पे होना, यानी कि अगर ये शॉपिंग के लिए भी निकली हुई है, किसी काम से भी निकली हुई है, जहन वहीं पे फंसा हुआ है, कहीं वो आ तो नहीं गई है, कहीं वो दोबारा कुछ हो तो नहीं गया, मेरी जेठानी मैसेज का जवाब तो नहीं दे रही है, वो बिजी तो नहीं हो गई है, मेरे हस्बैंड उस एरिया से निकल रहे हैं, उसको पिक तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना ओवर थिंकिंग वाली, वो होना शुरू हो जाती है जब हमारे दिल में कुछ खदशात आ जाते हैं, राइट। पहली चीज़ काम डाउन। जब आपके हस्बैंड ने आपको प्रायोरिटाइज़ किया है, उनके पास एक ऑप्शन था ना, उन्होंने उसको वेल नहीं किया, और ये जो गुस्से में कही जाने वाली बातें होती हैं ना, हर वक्त सच नहीं होती हैं। वो जब इतना ज़्यादा हस्बैंड एंड वाइफ खींचातानी कर रहे होते हैं तो हम चाहते हुए ना चाहते हुए एक दूसरे को हर्ट करते हैं, और हम हर्टफुल से ज़्यादा हर्टफुल होना चाहते हैं क्योंकि सामने वाला भी हमें तकलीफ़ दे रहा होता है, राइट। तो वो उस जज्बात में कही हुई बातें उसको दिल में बिठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही बात जो हम ऑफर कर रहे थे, स्पेस नहीं देनी है किसी थर्ड पर्सन को जब आपका झगड़ा हो रहा हो, राइट। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लड़ाई करके जो है मैं क्या चली गई, वहाँ से उन्होंने उनको खाने बनाना शुरू कर दिया, उनका दिल बहलाना शुरू कर दिया, मैं होती इनकी जगह तो मैं तो कभी ना करती आपसे झगड़ा, मैं तो आपको सर आँखों पर रखती हूँ, तो वो थर्ड पर्सन जो है वो स्पेस बना लेता है अपनी, इसका कोई मार्जिन नहीं रखना है, राइट। आपके जो झगड़े हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, कोशिश करके आप दोनों आपस में रिजॉल्व करें, या किसी ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व करें जो कि आपकी जो भी जेठानी है उनकी तरफ ज़्यादा टिल्टेड ना हो या उनकी तरफ राग़िब ना हो, राइट, उनकी साइड ना लें, ताकि वो म्यूचुअली जो है वो रिजॉल्व हो सकें आपके मसले। दूसरी चीज़ जैसे उन्होंने कहा कि थोड़ा सा तवज्जो जो है अपने हस्बैंड की तरफ वो ज़्यादा करें। देखिए अगर आप हर वक्त उनको यही बात कहते रहेंगे ना, मुझे लगता है आप उनको पसंद करते हैं, या अब आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं, या अब आप जो है उसकी तरफ ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में इंड्यूस हो जाएगा कि यार मेरे ना करने पर भी इसको इतना शक हो रहा है, तो वाई नॉट, राइट। उस स्टेज पर चीज़ों को नहीं लेकर जाना है। इसी चीज़ को हैंडल करने का दूसरा तरीका ये है, आप कहें कि हाँ ठीक है, आप दे दें टाइम, आपको जिसको टाइम देना है दे दें, एंड में तो मैं ही हूँ, मुझसे ज़्यादा आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है, कोई रह नहीं सकता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएं अपने रिश्ते को लेकर, और वो कॉन्फिडेंस आपने अपने हस्बैंड के जहन में डालना है कि भाई इट्स ओके, आपकी फ्रैंकनेस है, आपकी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये जो शादी है, जिस तरीके से मैं आपकी ज़िंदगी में वैल्यू लेकर आ रही हूँ, कोई और ला ही नहीं सकता है। और ये डाडापन ये जो इनसिक्योरिटी है जो आप सबको दिखा रही हैं, Right. वो डाडापन दिखाएं। जैसे कि इन्होंने कहा कि उनके पास ऑप्शन था, यूं हो जाती उनकी उस और लड़की से शादी, मगर उन्होंने उस पर फौकियत देकर आपको सेलेक्ट किया। ये चीज़ जब आप बार बार सोचेंगी तो ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएगा, और आपको पता है ये कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज से नुमाया होगा, जहाँ वो आपकी सास होंगी या आपकी जेठानी होगी या वो लड़की जब भी घर आई होगी, और आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो हिम्मत भी नहीं कर सकेगी आपका घर तोड़ने की। बिल्कुल। और मैं सारी बीवियों को ये कहूँगी कि थोड़ा सा अपने पे तवज्जो दें,
कि जैसे कि आपके घर कोई आता है तो वो तैयार होकर आती है ना, तो बीवी को भी चाहिए कि वो अच्छी लगे, तैयार हो। वो सिर्फ औरत जो है ना, बच्चा एक बच्चा हो जाए तो वो फिर सिर्फ बच्चे की माँ बन जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं साहिबा बीवी से नहीं रहती। साहिबा से आपसे पूछना चाहूंगी, आपके मियाँ सारी जिंदगी खूबसूरत हीरोइंस में घिरे रहे, आप तो खूबसूरत हीरोइन उनके घर आई गई थी, सो आपको कभी इस तरह की कोई इनसिक्योरिटी, क्योंकि वो तो उनके मियाँ तो बस एक लड़की है जो इर्द गिर्द है, आपके भी और मेरे भी, वो हमेशा खूबसूरत औरतों में घिरे रहते हैं जो कि लाइक नॉर्मल आम लड़कियों से ज़्यादा ग्लैमरस होती हैं, तभी वो टीवी की या फिल्म की हीरोइंस होती हैं। तो आपको कभी इनसिक्योरिटी हुई और उस वक्त फिर आपने अपने कॉन्फिडेंस के लिए क्या किया? मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा कि जो कोई आप मेरे पे लेकर आए ना, तो वो मुझसे बेहतर होनी चाहिए। तो वो उनको मिली नहीं फिर। यानी कि देखें, इनका कॉन्फिडेंस ही था। आदमियों को कॉन्फिडेंट औरतें पसंद हैं, रू रू रे करने वाली नहीं। अगर आप औरत को ये पता है ना कि मैं किसी से कम नहीं हूँ और मियाँ को ये बावर करा दे, तो वाकई उसको अपनी बीवी से बेहतर कोई और औरत लगेगी नहीं। लेकिन अगर आप रहे जाहिर है वही वाली बात कि आप अपने आप को मेंटेनेंस छोड़ दी, और जो एक अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन होती है, वो अगर ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरी तरफ बंदा अट्रैक्ट होता और है। ये जो किचन की स्मेल वगैरह ना, ये वहीं छोड़ कर आए। जब मियाँ आए घर तो आपको तैयार होकर उसके सामने आना चाहिए, खुशबू लगाकर, अच्छे बनकर। तो मियाँ के लिए तैयार अट्रैक्शन रखनी है, बहुत ज़रूरी है आदमियों के लिए। चाहे हमारे मियाँ के पेट निकल आए, गंजे हो जाएं, औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं, ज़्यादातर औरतें, नहीं करने वाली नहीं करती, लेकिन मर्द नहीं कर पाता, है ना? हाँ, भले बीवी को कहेगा मैं तुमसे बहुत सिंसियर हूँ, लेकिन दूरे फतेह का डांस देखेगा जरूर मुड़ के। नहीं, मर्द को, मुझे लगता है कि मर्द को, ये आप बताएंगी कि मर्द को अच्छा लगता है कि वो किसी को मिलवाएं अपनी बीवी से तो वो बड़ी अच्छी दिखने में लग रही हो, बात करने में लग रही हो। इसकी आप क्या साइकोलॉजी के हिसाब से क्या बताएंगी? देखिए मर्द जो है ना, वो जब फैमिली बनाता है तो वो ओनरशिप पे बिलीव करता है। वो गाड़ी भी लेगा ना, वो वेट कर लेगा, ठीक है ना यार, थोड़े और पैसे जमा होने दो, लेकिन मैं अच्छी से अच्छी गाड़ी लूँगा क्योंकि ये मेरी गाड़ी है, राइट? वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप उनकी आती है, उनकी वाइफ को लेकर भी आती है। तो जब ये मेरी बीवी हो तो ये दिखे भी अच्छी, ये काम में भी अच्छी हो, लोग इसकी तारीफ़ करें, उससे उनको कनेक्टिविटी फील होती है। ही वॉन्ट्स टू फील प्राउड बेसिकली कि आप उनके साथ जुड़ी हुई हैं और वो आपको कहीं अच्छे से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और इस रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं आती, उनके रिश्तेदारों से आप कैसे मिलती हैं। उनके रिश्तेदार कहते हैं तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत मेहमान नवाज है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर वो अपने साथ रहकर, यही नहीं कि बस मेकअप थोपा और उसके बाद घमंडी औरत, हर कोई चिड़ाओ की नकचिड़ी औरत। और मुझे लगता है कि जब मियाँ के रिश्तेदार आए तो थोड़ा सा दिखावा भी करें, एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए इंसान को। बिल्कुल, हाँ, वो मेहमान नवाजी का हिस्सा होती है। हाँ। और इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं विक्टिम मेंटालिटी, यानी कि मैंने ये अपनी लाइफ में तय कर लिया है कि मैं मजलूम हूँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है और मेरे साथ हर वक्त बुरा होता रहता है। और मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, डेफिनेटली होंगे, लेकिन अगर आपने अपने पार्टनर को जब भी देखना है आपने कंप्लेन करनी है, राइट? वो ऑफिस से आए हैं वापस, वो शाम को घर आए और उनको जो है आपने, क्योंकि पूरे दिन की आप जो है आपके अंदर वो चीज़ें जमा हो रही हैं, आपने उनको देखते ही सुबह से मेरे साथ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये नेगेटिव 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 आप बोले जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो खिंचना शुरू हो जाता है, वो तंग आना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या बात है, रोज़ वही बात। मर्दों में इतनी बर्दाश्त नहीं होती है सुनने की, राइट? तो उनका पेशेंस लूज़ हो जाता है। तो ये मेक श्योर करें कि अगर आपकी एंजाइटी है भी, अगर आप बार बार कुछ सोचों में घिरी हुई हैं, तो हर दफ़ा जो जहन में सोच आ रही है और नेगेटिव सोच है, वो बार बार एक कैसेट की तरह जो है वो रिपीट नहीं करना है। वो उससे परेशान हो जाते हैं, फिर वो चिढ़ जाते हैं, फिर वो गुस्सा करते हैं, तो फिर वो आपके कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाता है। और वो इनको ये भी हो रहा है ना कि एक ग्रुप और एक पार्टी बन गई है। उस लड़की जो है वो जेठानी की बहन है, जो इनकी सास है वो उस लड़की की खाला है, तो वो एक रिश्ता आ जाता है ना कि उसकी पार्टी, आपने खुद ब खुद दिमाग में ही आपने अपने आप को उसका मुकाबले कॉम्पिटिटर बना लिया है कि वो तैयार होके आई है, मैं कैसी हुलिये में हूँ,
वो शादी में उसको पिक करने जा रहे हैं, वो सैलून गई हुई है। सो आपने अंदर ही अंदर एक जंग छेड़ दी है उसके साथ। आप क्यों जंग छेड़ी है? आपका उसका कोई मुकाबला ही नहीं, आपने निकाह किया है, आप उसकी बीवी हैं, बिल्कुल वो आपकी जेठानी की बहन है, मुकाबला ही नहीं कोई। जो जगह आपकी है वो जब तक इंसान अपनी इज्जत खुद नहीं करेगा ना, कोई और नहीं करेगा। सो वो वाली चीज़ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो एक बहुत क्यूट सा शो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत करामत भी है और दुख भी हो रहा है मुझे सबकी प्रॉब्लम्स सुन के कि यार ये वक्त गुजर जाए, बस किसी तरह ये दुआ करो ये वक्त गुजर जाए, क्योंकि फिर ये जब आप इन सारे वक्तों से गुजर जाते हैं फिर वो हंसी आती है पुरानी चीज़ें सोच के। हम इस बात पे टेंशन ले रहे थे, ये प्रॉब्लम थी जिनको हम इशू बना रहे थे, आपको खुद हंसी आएगी ये सब चीज़ें देखकर। अच्छा, एक मैं नई लड़कियों को ये टिप देना चाहूँगी कि जब उनके मियाँ घर पर आए तो वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर उनके उसी वक्त ना शुरू हो जाया करें, ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, क्योंकि मर्द को भी देखना चाहिए। जैसे औरत पे होता है ना शादी का प्रेशर के जल्दी शादी कर लो, बच्चे कर लो, इस तरह मर्द पर कमाने का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और कमाना बहुत मुश्किल है। आपको जॉब आपकी आप अपने ऑफिस में हो, अपने काम पे, आपको 100 तरह के लोग बॉस डांट रहा है, कैसी डांट रहा है, स्ट्रेस है आपको ऑफिस का, 100 झूठ बोल रहे हो और झूठ की आपको अलग गिल्ट है, किसी ने आपको कुछ कह दिया और कोई मसले मसाइल, तो वो सारी चीज़ों को फेस करके घर पर आ रहा है, तो उसको आप स्माइलिंग फेस के साथ वेलकम करो, अच्छे मुंह के साथ, और खाना पानी चाय जो भी वो उस वक्त करना चाहे तो वो करो। तो इससे जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो आप अच्छे मूड में जब वो हो तब थोड़ी देर बाद आप बड़े आहिस्ता से तरीके से बताएं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैंने कोई बात बतानी हो ना, तो बच्चे कुछ भी कह रहे हो तो या कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो तो बड़ी टाइमिंग के साथ और बड़ा देखभाल के बात करनी पड़ती है। मुझे अच्छा, अपने ये वाली चीज़ हमें तब पता चलती है जब हम मैच्योर हो जाते हैं। हाँ, ये मैच्योर इनको नहीं पता होता ना, जब हम चलेगी। लाओ बाली होती हैं, यंग लड़कियां होते हैं, हाँ। तो हमें लगता है सबसे पहले बस आने दो, हाँ। बताऊंगी। हाँ, वो होता है एक कि आप बस उगल दो, हाँ। क्योंकि आपकी नेचर ऐसी ही होती है। जो यंग बच्चियां हैं जिनको समझ नहीं होती थी, जो समझदार होती हैं छोटी सी एज में ही, हाँ। आप देखें वो पहले तोलती है फिर बोलती है। अच्छा, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा ऐसे था कि मैं शुरू से ही ज़रा आप समझदार थी। तोलती हूँ और बोलती हूँ। हाँ। अब बल्कि मैं भी ब्लंडर्स बोलती है ना। ब्लंडर्स मारने लगी हूँ, कभी हाँ। फजूल कोई चीज़ ऐसी बोल देती हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब गलत नहीं होता। हाँ। कभी कभी मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं देते तो वो चीज़ अलग। लोग अब हर बात का एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तो आजकल तो लोग वैसे ही चीज़ों को नेगेटिव लेकर ज़्यादा चलते हैं, तो वो कभी कभी नेगेटिव भी चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नेक्स्ट मरियम सुनाएगी। हाँ जी मरियम सामने। मेरे हस्बैंड अपने घर पर सारे भाई थोड़ी सी जोर से बोलो मरियम प्लीज़। मेरे हस्बैंड अपने भाई बहन सबसे बड़े हैं, तो उन्होंने अपने फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया और फिर उसके बाद जो है उन्होंने ये सोचा कि ना मैं पहले अपनी बहनों की शादी करूँगा, फिर उसके बाद मैं ख़ुद करूँगा। फिर उन्होंने अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाया, उन्होंने अपनी बहनों की शादी करवाई, फिर उन्होंने फिर अपनी शादी की। मेरे हस्बैंड में और मेरे में बहुत डिफरेंस हैं। फिर उसके बाद हमारी शादी होने के बाद उनके बहनों के ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे थे। कभी उसके बच्चों के मसले, फ़ीस का मसला, कभी उनकी बहनों की बीमारी हैं, कभी अपने शौहर के सैलरी का इश्यूज़ हैं, फिर कुछ मतलब ससुराल के ताने, बहुत मसले मसाइल शुरू हैं। उन्होंने फिर अपनी बहनों के मसले सॉल्व करते रहते हैं वो, और हमारी 10 चीज़ों को वो रोक के उसके बाद जो है अपनी बहनों का मसला सॉल्व करते हैं। कहते हैं अब्बू नहीं है, अब्बू की जगह मैं देख रहा हूँ, और अब अब्बू नहीं है मैं ही देखूँगा। मतलब हमारी 10 चीज़ों को वो रोक के उसके बाद वो अपनी बहनों के मसले देख रहे हैं। तो आप हमें मुझे बताएं कि मैं अब इसका क्या। जैसे वो आपके बहनों अपनी बहनों के बाप फादर फिगर हैं जी, आपको भी उनकी बहनों का मदर फिगर बनना पड़ेगा, क्योंकि वो गलत नहीं है। जब बाप नहीं होता और भाई जो हैं वो अपनी बहनों को बेटियों की तरह करते हैं, तो वो जो बेटियां मतलब बहनें होती हैं वो उनको एज भाई नहीं देख रही होती, वो एज बाप देख रही होती हैं। सो ये तो एक
कभी कभार समझ लें आप, एक ड्रॉबैक भी है, बेसिकली नसीब की भी बात है। और अगर आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे लगता है कि आपको फिर उस तरह मदरली फिगर बनना पड़ेगा उनके। पर उनके मतलब हर मंथ के उनके इश्यूज होते हैं कि हर महीने उनके इश्यूज नहीं ख़त्म होंगे कभी। जैसे अगर आप कुछ भी मसले होते हैं, हम अपने अब्बू को फ़ौरन करते हैं। आप एक पीछे आपकी एक सपोर्ट होती है, बैक जो होती है वो आपका बाप होता है। और जब बाप नहीं होता और भाई ने कुछ भाई जिम्मेदारियाँ नहीं लेते, कुछ भाई मतलब ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनको हमेशा आप देखती हैं कि मैंने कुछ भी करना है, मैंने कोई भी मशवरा करना है, मुझे कुछ भी करना है, मैंने भाई से करना है। So, वो आपको बेयर करना पड़ेगा। ये आपके साथ पैकेज में आया है शादी के साथ। मेरा ये एक्सपीरियंस है। अब आप बताएं, आप लोग क्या कहते हैं? अच्छा, मैं भी यही कहूँगी कि बिल्कुल माँ बनना चाहिए। अब जैसे मैं अपनी मिसाल, ज़ाहिर है मैंने अपनी मिसाल देनी है जो मेरा एक्सपीरियंस है। अब जब मेरे जो इन लॉज़ हैं, दोनों पेरेंट्स मेरे मियाँ के, उनके अम्मी अबू फौत हुए, तो उसके बाद से मेरे पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी ये आ गई कि मैंने अपनी नंदों की ईद लेकर जानी, शबरात लेकर जानी, और वो मैंने ही इनको याद कराना। या मैं अपने घर जैसे आदमियों को याद नहीं रहती, नहीं बिल्कुल भी नहीं याद रहती, खुद शॉपिंग करनी। और बल्कि आप मेरे YouTube चैनल पे भी देख सकती हैं, लाइफस्टाइल विद साहिबा पे, कि मैं अपनी नंद की ईद लेकर जा रही हूँ और इस तरह शॉपिंग कर रही हूँ, शबरात लेकर जा रही हूँ। तो ये चीज़ें फिर मैंने करना शुरू कर दी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि अपना दिल बड़ा करना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें ये हमें नहीं करनी चाहिए। और मेरा ये बिलीव है कि आप अगर अपनी बहनों को दोगे तो अल्लाह मियाँ आपको डबल ट्रिपल करके देगा। एक और बात सोचो साहिबा, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम अपने मैके जाते हैं, अपने माँ बाप के पास जाते हैं, और अगर हमें कोई ये कहे कि मतलब हमारा मैका छिन गया हमसे भाभीियों के आने के बाद, तो हमें कितनी तकलीफ होगी। अगर हम यही बात मद्देनज़र रखते हुए हम ये देखते हैं कि यार वो जो आपकी नंद है उसका मैका है, आप जहाँ रह रही हैं, वो उससे कभी अलग, चाहे वो शादी करके चली भी जाए, वो उसका मैका है। वो उसकी ऐसी चीज़ है कि हम थकन उतारने के लिए, मैं थकन उतारने के लिए अम्मी के पास जाती थी, तो मैं उनके बिस्तर पर लेटती थी, मैं सो जाती थी। वो रिलैक्सेशन, मेरी अम्मी कहती तो तुम तो यहाँ सोने ही आती हो, क्योंकि मुझे वो रिलैक्सेशन मिलती थी। वो मेरा मैका है, जो कि कुछ साल बाद जब बच्चे हो जाते हैं, फिर वो आपका ससुराल ज़्यादा प्रायोरिटाइज हो जाता है खुद ब खुद। तो वो, और आपके मियाँ का दिल भी आप तभी जीत सकेंगी क्योंकि वो अपनी बच्चियों की तरह समझते हैं अपनी। और फिर अगर आपके जैसे आपके भाई और भाभी की तरफ से कोई भी चीज़, अगर आप 1000 रुपया भी देंगे ना, तो वो उनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा। एक कितने भी आप चाहे लाखों करोड़ों कमा रहे हो, और चाहे आप उनसे छोटी भी हो ना, और लेकिन आपके भाई के घर से एक सूट जो आएगा ना, तो वो बहन आप पूरे अपने ससुराल में दिखा देंगे, देखो मेरी भाभी ने दिया। वो नहीं कहेंगी भाई ने दिया है, कहेंगी मेरी भाभी ने दिया। और मैं ये भी कहूँगी कि जो भी भाई अपनी बहनों को दे रहे होते हैं, उसमें भाभी का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्लीज़ अब आप प्रोफेशनल हेल्प दीजिए। हमने तो भाई अपने प्रैक्टिकली वो चीज़ बता दी है, क्योंकि आदमी नहीं सोचते। जो औरत सोच सकती है ना, औरत को पिंच करना पड़ता है, यार तुम अपनी बहन को ये दे दो, ईद का खर्ची दे दो। आदमी को तो याद भी नहीं रहता। जी पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके हस्बैंड किस तरीके की हेल्प करते हैं? आपको किस चीज़ से मसला आ रहा है? फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं वो, उससे प्रॉब्लम हेल्प कर रहे हैं वो, जैसे उनके शौहर के सैलरी इश्यूज होते हैं तो वो भी देख रहे हैं, उनके बच्चों के फीस के इश्यूज होते हैं। आपकी कौन सी ज़रूरियात इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? हमारी कोई ज़रूरियात होती है, कोई मेरी कोई चीज़ चाहिए होती है, कुछ होती है, हर चीज़ को वो रोक के अपनी फैमिलीज़ को, अपनी बहनों को, वो अपने मतलब बहन के शौहर को देख रहे हैं, उनके बच्चों को देख रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको एक कंसर्न आ रहा है कि जो माल आपकी फैमिली पे खर्च हो सकता है वो नहीं हो रहा है, वो उनकी फैमिलीज़ में बार बार जो है वो खर्च हो रहा है, हर महीने कुछ ना कुछ, जैसा आपने सोचा हुआ है कि एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो मैं ये ले लूँगी, बच्चों के लिए कर लूँगी, वो नहीं हो पाता और उनकी कोई चीज़ आ जाती है, इसलिए आपको ये जो है बार बार ये फीलिंग, ये बात खल रही है। राइट। और ये आपके रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपको खल रही है। तो अब तो शायद आपके हस्बैंड आपको बिना बताए उनको दे देते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपका रिएक्शन इतना आ रहा है, तो वो छुप छुप के हेल्प कर देते होंगे कि झगड़ा ना मोल लूँ, वैसे ही कर दूँ। और जब आपको पता चलता होगा आप डबल गुस्सा होती होंगी कि भाई ये क्या बात हुई, राइट। देखें अगेन
बैलेंस करना ज़रूरी है। इनके हस्बैंड को भी जो है, ठीक है, डेफिनेटली वो अपनी बहनों को करें, सबको करें, लेकिन आपकी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप 1 महीना पहले 2 महीना पहले उनके बजट जो भी आपका बनता है उसमें आप कहते हैं ये चीज़ तो आएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर उनके एक्स्ट्रा पैसे हैं वो जहाँ पर यूज़ करना चाहे उनका राइट मर्जी है, उनका राइट है, उनकी लेकिन बहनों का भी आजकल हक तो है। एक्स्ट्रा पैसे होते ही नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है। अब देखें, मेरी ख्वाहिशात और आपकी ज़रूरियात, वो पैसा किस पे स्पेंड हो रहा है ये भी देखना है ना। ये अगर इनके हस्बैंड उनकी ज़रूरियात नेसेसिटी पूरी कर रहे हैं Exactly. और आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो अगर रही। थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हाँ। हो रही हैं तो अगेन उसमें आप बेहतर जज हैं, ठीक है। और देखिए, जब आपने शादी की थी आपको पता है कि वो सरबराह थे, वो इतना ख्याल करते थे, और आई नो इस वक्त, क्योंकि 1 साल ही हुआ है आपकी शादी को, इस वक्त जो है वो अपनी उस फैमिली पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। लेकिन इससे एक शख्स की नेचर का भी पता चलता है ना, जैसे वक्त गुजरेगा तो आप भी ज़ाहिर है ज़्यादा जुड़ेंगी, तो जिस तरह वो अपनी उस फैमिली के बारे में सोचते हैं आपके बारे में भी ऐसा ही सोचेंगे। हमेशा शादी कहते हैं उससे करो जो अपनी बहन और माँ को रिस्पेक्ट देता है, उनसे प्यार करता है, क्योंकि जब वो उन दोनों औरतों से करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी बीवी से ना करे। अगर वो उनको झटकता है उस वक्त जब आप उसे नई नई मिली हैं, बहन को भी लान तान करता है, माँ को भी सुना देता है, तो वो वक्त दूर नहीं है कि आप तीसरी औरत आप हो। वो वक्त दूर नहीं है कि वो आपको भी लान तान करे और आपको भी जलील करे कुछ अरसे हनीमून पीरियड गुजरने के बाद। सो हम जब तक आप अच्छे बेटे नहीं होंगे, भाई नहीं होंगे, तब तक आप अच्छे मियाँ और बाप नहीं बन सकते। सो वो वाली सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि अल्लाह करे इन बच्चियों की वजह से, इनकी प्रॉब्लम्स की वजह से आप में से कोई बच्ची अगर हमें देख रही हो उसकी हेल्प हो जाए। इन दी एंड आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं यहाँ वाइंड अप कर रही हूँ मेरी तरफ से। एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूँगी। देखिए, हमने अगेन कॉम्प्रोमाइज़ की, फ्लेक्सिबिलिटी की, बहुत सारी बातें की, और ये ज़रूरी है आपकी शादी को चलाने के लिए। लेकिन एक चीज़ जिस पे मैं थोड़ा सा टेंशन लाना चाहूँगी, जब लड़कियाँ और औरतें शादी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, वो प्लीज़ गुस्से के तहत कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। दिल में जो है वो गुस्से के तहत मतलब बात रख लेते हैं हम दिल में ना रखें, दिल में ना रखें। कभी कभार एग्जॉस्ट या वो कहते हैं ना शोर करके निकाल दिया, बिल्कुल वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल, यू नो, देखें मेरे साथ ये 10 साल पहले हुआ था, उसने तो मेरे साथ ऐसे किया था, आज मैं इसके साथ अच्छी क्यों हूँ। वक्त गुजरने के बाद अगर आप बार बार गुस्से को पी रहे होंगे और ख़ुद पे जबर करके कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे, तो आपकी आगे की ज़िंदगी, ना आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, ना आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अगर आप माफ़ कर रहे हैं, अगर आप दिल बड़ा कर रहे हैं, तो पूरी ओनरशिप के साथ करें और वो पिछली बुरी यादें मिटाते रहें। Exactly. वो फिर कभी कभार नासूर बन जाती है। Exactly. है ना? वो रिजेंटमेंट में तब्दील हो जाती हैं, और ये आपकी जहनी सेहत और आपकी लाइफ के लिए बहुत नुकसानदेह है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कोई ना कोई हेल्प हो जाए आपकी ज़िंदगी के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहा